अस्सलाम वेलकम टू ऑडियो उर्दू नावल। आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है एक नए नावल के साथ जिसका नाम है जानम साईं और इसकी राइटर हैं जी RK। चलिए स्टार्ट करते हैं नावल को। इस बड़ी सी हवेली में दो ख़ानदान आबाद हैं। एक रेयान साईं जो छोटे सरकार हैं और एक उनकी फैमिली, और दूसरी सिकंदर साईं जो इसका बड़ा भाई है। एक इसकी फैमिली रेयान साईं की एक बेटी रखमा और दूसरी हुरिया है। रखमा और हुरिया जब 14 साल की थी तब इनके वालिदैन का इंतकाल हो जाता है, मगर इनकी चची जिन्हें सब अम्मा साईं कहते हैं उन्होंने दोनों को बहुत प्यार से रखा, इनकी हर ख्वाहिश पूरी की। क्योंकि हुरिया पढ़ाई को लेकर अपनी लाइफ में बहुत सीरियस रहती थी, इसलिए वो अमेरिका पढ़ने चली गई, जबकि इसकी ये ख्वाहिश भी अम्मा साईं ने पूरी कर दी थी। और दूसरी उनके बड़े भाई सिकंदर साईं, जिनके दो बेटे, एक बड़ा दिलावर साईं और छोटा हाशिर साईं। इन दोनों भाइयों में बहुत प्यार है, ये दोनों एक दूसरे की जान है। जबकि इनकी अम्मा साईं नहायत सख्त शख्सियत की मालिक थी। इस बड़ी हवेली नुमा घर में वो बड़ी थी, वो यहाँ पर सब इन्हें अम्मा साईं कहते थे। इस घर पर मानो कि इनकी चलती थी, और अगर कोई इनके किए फैसले के ख़िलाफ़ जाने की कोशिश भी करता तो इसे बहुत सख्त सज़ा मिलती थी। वो अपने इर्द गिर्द बड़ी सी शाल ओढ़े सीढ़ियाँ अबूर कर रही थी, जबकि हॉल में एक औरत ज़मीन पर बैठी रो रही थी। जबकि अम्मा साईं को नीचे आते देखा तो भाग कर इनकी तरफ आई। अम्मा साईं, हमारी मदद करें, खुदा का वास्ता है, दूसरे गाँव के सरदार ने हमारी सारी ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया और हमें घर से निकालने की धमकियाँ दे रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने हमारी अपनी माँ और बहनों की इज़्ज़त को नुकसान पहुँचाने की भी धमकियाँ दी हैं। हम अपने घर पर महफूज नहीं हैं, खुदा का वास्ता है अम्मा साईं, हमें इन शैतान लोगों से बचा लें। वो अपने हाथ जोड़े से मदद मांग रही थी, जबकि इसकी बातें सुनकर अम्मा साईं को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि किसी भी दूसरे गांव के सरदार की इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि वो इस गांव के लोगों के साथ कुछ भी बुरा करे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि अगर ऐसी वैसी कोई भी बात अम्मा साईं तक पहुँच जाए तो फिर इस शख्स का क्या हाल होता है। रोना बंद कर ए पागल औरत, अभी हम जिंदा हैं, हम देखते हैं कि किस में इतनी हिम्मत होती है कि वो हमारे गाँव के लोगों की ज़मीनों पर कब्ज़ा कर ले, और इन सबसे बढ़कर कोई हमारे गाँव की औरत पर गलत नज़र डाले। अम्मा साईं नहायत सख्त लहजे में बोली थी, जिसकी वजह से ये औरत इसने रोना बंद किया। आप कुछ करो अम्मा साईं, हमारा इस तरह से गुजारा नहीं है, इन लोगों से कहो कि हमारी ज़मीनें वापस कर दें। इस औरत की यही रट सुन अम्मा साईं को गुस्सा आने लगा था। ठीक है, तुम जाओ अपने घर, हम दिलावर साईं से कहकर तुम्हारी ज़मीनों का कुछ करवाते हैं, और आप डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम देख लेंगे इन लोगों को, मगर तुम अभी अपने घर जाओ, बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे, जाओ। अम्मा साईं ने अपना रुख हॉल में मौजूद सोफ़े की तरफ किया और जाकर बैठ गए, जबकि अब ये औरत इनके पास आती इनके कदमों में बैठ गई और दोबारा से हाथ जोड़ते हुए करम हो अम्मा साईं, अपनी आपने हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी, अल्लाह करम करे इस हवेली पर। वो अपनी दुआओं से अम्मा साईं का शुक्रिया अदा कर रही थी। ठीक है, बस बस अब तुम जाओ। अम्मा साईं के कहने पर वो उठ खड़ी हुई और एक नज़र इन पर डालती हुई वहाँ से चली गई। जबकि इसके जाने के बाद अम्मा साईं अपने पास खड़ी मुलाजमा से मुखातिब हुई थी, दिलावर साईं किधर हैं, सुबह से देखा नहीं मैंने। अम्मा साईं के सवाल पर मुलाजमा ने सर झुकाए जवाब दिया था, अम्मा साईं वो हाशिर साईं के साथ दूसरे गांव के सरदार को मिलने गए हुए हैं, क्योंकि आपसे मुलाकात के पहले वो दिलावर साईं से मिल चुकी थी और अपनी परेशानी बता चुकी थी, इसलिए दिलावर साईं और छोटे साईं दूसरे गांव गए हुए हैं। मुलाजमा की बात सुनकर अम्मा साईं थोड़ा सा हैरान तो हुई थी कि दिलावर ऐसे कैसे बिना कुछ बताए दूसरे गाँव चला गया था, मगर फिर वो अपने ख्याल को झटक देती हैं। जब वो दोनों आए तो इन्हें मेरे कमरे में आने का कहना, और हाँ, वो खुमार को और रखमा को बोलो कि आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी कर ले, क्योंकि आज हुरिया की पाकिस्तान में वापसी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि इस हवेली को शानदार फूलों से सजाया जाए। इसके वापस आने की खुशी में इस हवेली के हर मुलाजिम में 5-5 हज़ार बांट दिए जाए, और ख्याल से रात के खाने में हुरिया की पसंद के खाने बने होने चाहिए। अम्मा साईं अपना हुक्म सुना रही थी, जिस पर मुलाजमा ने सर झुकाए अमल किया और वहाँ से चली गई। जबकि इसके जाने पर ही रखमा तेज़ी से सीढ़ियाँ अबूर करती भारी सांसें करती इनके पास आई और इन्हें बाजुओं से पकड़ती खड़ा करती इनके गले मिलती है। अम्मा साईं, आज आप भी वापस आ रही हैं, आपको पता है मेरी अभी इनसे बात हुई है, वो कह रही थी कि उन्होंने आपको सबसे पहले बताया था अपने वापस आने का, मगर आपने मुझे नहीं बताया क्यों। मगर खैर, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरी बहन वापस आ रही है। इसके चेहरे पर खुशी से साफ झलक रहा था कि वो इस वक्त किस कदर खुश है। मैं तो तुम्हें बताने ही वाली थी, मगर हुरिया ने मना किया था कि वो ख़ुद तुम्हें बताएगी। मगर खैर छोड़ो, ये बताओ कुछ खाया भी है कि नहीं, या फिर यूं ही भूखे पेट खुशी से पागल होती जा रही हो। नहीं अम्मा साईं, मुझे तो भूख ज़रा सी भी नहीं लगी, मैं तो बहुत खुश हूँ आप ही के आने पर, इसलिए मैं तो जा रही हूँ किचन में आप ही की पसंद की बिरयानी बनाने। रखमा अपनी बात मुकम्मल करके अपना रुख किचन की तरफ करती है, जबकि अम्मा साईं सोफ़े पर बैठी नफ़ी में सर हिलाती हैं। तुम्हें अच्छे से मालूम है कि सरकार के हमारे गाँव के लोगों को अगर ज़रा सी भी परेशानी हो तो हम इस परेशानी की जड़ काट देते हैं। तुमने जिस औरत की ज़मीन पर कब्ज़ा जमाया हुआ है, इसकी ज़मीन को छोड़ दो, क्योंकि यही
बहुत अच्छा साबित होगा तुम्हारे लिए, वह दिलावर नहायत सख्त और रौबदार लहजे में बोला, जबकि सामने मौजूद शख्स थोड़ा सा चौंका। और तुम भी अच्छे से जानते हो दिलावर साईं कि जिस चीज़ पर हमारा दिल आ जाए वो हमेशा के लिए हमारी हो जाती है। वहाँ पर मौजूद हाशिर जो कब से इस शख्स की हट धर्मी देख रहा था, कहकर वो ज़मीन नहीं छोड़ेगा। इसकी बातें सुनकर हाशिर का पारा हाई हुआ। इसने फ़ौरन से उठकर इसकी कमीज़ का कॉलर पकड़ लिया। जब दिलावर साईं कह रहा है कि इसकी ज़मीन छोड़ दें तो बात समझ में नहीं आती क्या तुझे? हाशिर ऊंची आवाज़ में बोला, छोड़ो मुझे। वो अपने कॉलर को आज़ाद करवाता हुआ बोला, जबकि हाशिर इसके कॉलर को छोड़ता सुर्ख आंखों से इसकी तरफ देखता हुआ बोला, अगर हम चाहें तो तेरे घर में मातम का माहौल बना सकते हैं, मगर हमने कभी ऐसा करना सीखा ही नहीं। मगर अगर तू अभी भी अपनी हरकतों से बाज ना आया तो फिर मुझे ये भी करना होगा। और एक बात याद रखना सरकार, हाशिर साईं किसी से नहीं डरता। वो इसे खौफ में मुब्तला कर गया था, जबकि वो इसकी बातें सुनकर फ़ौरन से बोल पड़ा, ऐसा मत करना, हम छोड़ देंगे इसकी ज़मीन, तुम बस हमारे घर वालों को कुछ मत कहना। वो डरे हुए लहजे में बोला, जबकि दिलावर उठकर खड़ा हुआ और इसके कंधों पर हाथ रखा, ऐसे झाड़ा जैसे धूल लगी हो। बहुत अच्छे सरकार, जो कहा है वैसा करके भी दिखाना, और वरना जैसा हमने कहा है हम भी वो करके दिखाएंगे। दिलावर इसके कंधे पर हाथ रखकर थपथपी देता है, जबकि हाशिर इसका कॉलर छोड़ता है। मगर फिर दिलावर ने एक नज़र इस दारे पर डाली और अपना रुख बाहर की तरफ किया, जबकि इसके पीछे हाशिर चल पड़ा था। वो अपनी जीप के पास आते इसमें बैठ गए, जबकि दिलावर ने रोबदार आवाज़ में गाड़ी चलाने को कहा। वाह भाई, दाद तो देनी पड़ेगी आपकी, तो क्या समझाया आपने इसको? हाशिर दिलावर को देखते हुए खुश हुआ, जबकि वो इसकी बात का आगे से कोई जवाब नहीं देता बल्कि मुस्कुरा दिया था। तुम सुनाओ इंतसाम, कैसी जा रही है ज़िंदगी? अगर कोई मसला पेश आए तो हमें बता दिया करो, बिलाखिर तुम जानते हो हासिल मुलाजिम हो, हमारे ख़ास मुलाजिम हो। साईं सरकार, सब ठीक है, बहुत गर्म है आपका इंतज़ाम गाड़ी का हैंडल घुमाता है, जबकि सामने से अचानक एक लड़की आ जाती है, मगर फिर इंतज़ाम जैसे तैसे करके गाड़ी को रोक लेता है। मैं देख कर आता हूँ साईं सरकार। इंतज़ाम फ़ौरन से गाड़ी से बाहर निकलता है और इस लड़की के पास आता है, जबकि वो ज़मीन पर ऊंडे मुँह बैठी अपनी बाजू की कोनी सहला रही होती है। इरज, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और कहीं लगी तो नहीं? इंतज़ाम इरज को यहाँ पर देखकर हैरान हुआ था, जबकि वो बेचारी अपने बाजू को देख कर रोने वाली शक्ल बना लेती है। भाई, क्या आप देखकर नहीं चला सकते थे? गाड़ी को देखे कितनी चोट लगी है। इरज उठ खड़ी हुई थी, जबकि इसके खड़े होने पर दिलावर की नज़र बेख्तियार इस पर पड़ी और बस दिलावर तो उसे आंखें अटका ऐसे देखने लगा, जबकि साथ बैठा हाशिर इसकी तरफ देखता हैरान था, मगर फिर मौका महल देखकर मुस्कुरा दिया। चलो छोड़ो, ये बताओ कहीं लगी तो नहीं? हाय, ये तो खून बह रहा है। इंतज़ाम इरज का बाजू पकड़ता उसे देखता है, जबकि अब दिलावर साईं इरज को देखने की घर से गाड़ी से बाहर निकलता है। वो पटियाला शलवार और शॉर्ट कुर्ते में थी, जबकि इसके बालों की चुटियाँ बनी हुई थी। सर पर दुपट्टा नहीं था, क्योंकि वो नीचे गिरने की वजह से फिसल गया था। इसकी आंखें बिल्कुल घनी स्याह काली थी, जबकि रंग गाँव में रह कर भी शहरियों जैसा था। जबकि दूसरी तरफ दिलावर साईं काली रंग की कमीज़ और शलवार में मलबूस है, जबकि कमीज़ के ऊपर गोल्डन कलर की बहुत महारत से कढ़ाई की हुई थी। पाँव में काले रंग की केड़ी थी, जबकि इसकी मूँछें स्याह रंग की होने की वजह से इसके सफ़ेद चेहरे को और दिलकश बनाती थी। हाथ पर बेशकीमत स्याह रंग की घड़ी थी। वो जब भी स्याह रंग का जोड़ा डालता तो गांव की सभी लड़कियों को तो पीछे रहने दो, हवेली की मुलाजमा तक का दिल मैला कर देता था, मगर इसका गुस्सा और सख्त लहजा इन सब का दिल साफ़ कर देता। क्या हुआ है इंतज़ाम, ये कौन है? दिलावर इरज पर नज़रें गाड़े इंतज़ाम से पूछता है, जबकि अब गाड़ी में बैठा हाशिर भी तजस्सुस से इनकी बातें सुनने लग जाता है, जबकि इसको ये सब बहुत मज़े का लग रहा होता है। साईं सरकार, ये मेरी छोटी बहन है, इसका नाम इरज है। वो दिलावर की तरफ नज़रें करके देख कर जवाब देता है, मेरे ख़्याल में तो तुम्हारी एक ही बहन थी मीरब। फिर ये? दिलावर की बात सुनकर इरज काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि वो पूछ ही बहुत दिलचस्प अंदाज में रहा था। नहीं साईं सरकार, ये मुझसे छोटी है और मीरब मुझसे बड़ी। दिलावर अपनी आंखें छोटी करता है, इसे बड़ी ही गौर से देखता है, जबकि इरज फ़ौरन से अपने सर पर दुपट्टा लेती है। काफ़ी प्यारा नाम है इरज। दिलावर के मुंह से इरज को अपना नाम सुनना बहुत ही अजीब लग रहा था, क्योंकि वो इसके नाम को तवील कर चुका था। बाबा भाई, मैं चलती हूँ, अम्मा मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। इरज दिलावर की नज़रों से ओझल होने की गर्ज से कहती फ़ौरन वहाँ से जाने की बात कर गई थी और बिना रुके जवाब सुने वहाँ से भागने लगी थी। रुको, दिलावर इसे पीछे से आवाज़ देता और रोकता है। जी, क्या हुआ है साईं सरकार? इरज ने डर खाते वहीं रुक कर पीछे देखे जवाब दिया, जबकि अब दिलावर 2 कदम आगे बढ़ता है, इसके पास आता है। तुम हमसे डर क्यों रही हो? जैसे हमने तुम्हें कोई सज़ा सुनानी हो, और ऐसे भाग क्यों रही थी?
नहीं नहीं साईं सरकार, वो बोलते बोलते रुकी, क्योंकि ऐसे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या बात करे। हमें साईं सरकार हमें साईं सरकार ना कहो, हमारी उम्र के बराबर हो, इसलिए हमें नाम से बुला सकती हो। दिलावर इसे अपनी बातों से ये समझा रहा था कि वो इसके मुंह से साईं सरकार का नाम सुनना पसंद नहीं करता, मगर क्यों? ये बात अब ईरज को काफ़ी हैरान कर रही थी। तभी वो एक नज़र दिलावर पर डालती, जो अभी भी बस इसे ही आंखें छोटी करके देख रहा था। मगर जब ईरज ने देखा तो चेहरे पर एक तरफा मुस्कुराहट ले आया। मुझे जाना है, अम्मा मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। ईरज इसकी बात का कोई जवाब ना देती वहाँ से भाग गई, जबकि इंतज़ाम और हाशिर इन्हें दोनों पर नज़रें टिकाए देख रहे थे। इंतज़ार तो हम भी करेंगे, अब तुम्हारा जानम साईं, दिलावर खुद से मुखातिब होते हुए बड़बड़ाया। अम्मा साईं, आप ही की फ़्लाइट लैंड कर चुकी है। हाय, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत मज़ा आएगा। रखमा तेज़ी से सीढ़ियाँ अबूर करती अपनी सांसें तेज़ कर चुकी थी, मगर जब सामने अम्मा साईं को मुलाजिम से बात करते देखा तो भाग कर इनके हाथों को थामती हवाओं में तेज़ तेज़ चक्कर लगाने लगी। छोड़ो अहमक लड़की, जान ले लेगी क्या अपनी अम्मा साईं की? कुछ शर्म कर अपनी बूढ़ी अम्मा साईं को मारना चाहती है, पागल। अम्मा साईं उसे रोकती गुस्सा करने लगी, क्योंकि वो चक्कर पे चक्कर अब अम्मा साईं का भी हाल बुरा कर चुकी थी। ओ हाँ अम्मा साईं, आपको तो आज फिर से जवान हो जाना चाहिए। आपकी बेटी जो आ रही है, और वैसे भी आपको इन चक्करों का आदी हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक और चक्कर लगाने लगी हूँ, और वो भी आपके साथ। रखमा फिर से अम्मा साईं का बाजू पकड़कर चक्कर लगाने लगी, जबकि अम्मा साईं ने सख्ती से इसे मना किया। बस कर दे पागल लड़की, तो अपने साथ साथ मुझे भी मारेगी। अब छोड़ मुझे, वरना तेरी खैर नहीं। अम्मा साईं ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा था। अरे अम्मा साईं, आप तो गुस्सा ही हो गई। पता नहीं हमारे साईं सरकार का पक्का गुस्सा कैसे सह जाते थे बेचारे। रखमा अपनी बत्तीसी निकाल कर कहती, जबकि इसकी बात अम्मा साईं को अच्छी खासी कहर में डाल गई थी। बहुत बदतमीज़ हो गई है तू, जो मुंह में आता है बस बोल देती है। अम्मा साईं सोफे पर बैठी अपना सांस बहाल कर रही थी। रखमा अपनी बात मुकम्मल करके वहाँ से भागी थी कि सामने से दिलावर और हाशिर नज़र आए थे, और वो उनके पास आती है। अस्सलाम वालेकुम मेरे बड़े से बोरिंग से भाइयों, आप दोनों को कुछ खबर भी है कि इस हवेली में क्या हो रहा है? रखमा की बात सुनकर दोनों ने पहले तो सलाम में जवाब दिया, फिर इसी से पूछना चाहा कि क्या हो रहा है, क्यों, क्या हुआ है आखिर, जो इस तरह से अम्मा साईं को चक्कर पे चक्कर खिला रही हो, और ख़ुद का सांस भी फुला रखा है। दिलावर ने तो वहीं खड़े पूछा, मगर हाशिर इन दोनों को अकेला छोड़कर अम्मा साईं के पास जाकर इनके साथ बैठ जाता है। वाह जी वाह, देख रही हैं अम्मा साईं, आपको इन दोनों को मेरी बड़ी बहन की कुछ खबर ही नहीं कि आज वो वापस पाकिस्तान आ रही है। क्या हुरिया आ रही है? उफ़ अल्लाह, वो तो पूरी हवेली को सर पर उठा लेती थी बचपन में, अब पता नहीं किसको उठाएगी सर पर करना ना सुकून था इस हवेली में, मगर अब सब जाने वाला है हुरिया की आमद पर। हाशिर रखमा की बात सुनकर फ़ौरन से बोल पड़ा, मगर इसकी बात रखमा को तैश दे गई थी। जिसे देखता दिलावर रखमा के कंधों पर हाथ फैलाता, इसे अपने साथ लगा लेता है। अरे मेरी छोटी सी जान, हमें पता है कि आज हुरिया वापस आ रही है, वो तो बस हाशिर तुमसे नोक झोंक करता रहता है। तुम्हें पता तो है कि कितना तंग करता है सबको, और कैसा है ये। आप ठीक कह रहे हैं भाई, ये है ही बहुत बुरे, मगर खैर आप ही ने कहा है कि जिसने भी मुझे लेने आना है उसे एयरपोर्ट पर भेज दे, ताकि मैं घर आ जाऊं। रखमा के कहने पर दिलावर ने फ़ौरन से हाशिर की तरफ देखा, जिसका मतलब था हाशिर अच्छे से समझ गया था। भाई ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं नहीं जाना, मैं अभी थका हारा आपके साथ आया हूँ, तो मैं इसको क्यों लेने जाऊँ? वो आ जाएगी, आप किसी ड्राइवर को भेज दें प्लीज़। हाशिर की बात सुनकर रखमा हंसी ना रोक सकी। अब तो तुम ही जाओगे हुरिया को लेने, इसलिए अब जाओ। वो क्या सोचती होगी कि इसके घर आने की खुशी किसी को भी नहीं, कि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे ना जाने पर तुम्हें सज़ा दूँ, इसलिए अब जाओ, कोई बहाना नहीं। दिलावर सख्त लहजे में बोला, जबकि हाशिर सोफे से उठ खड़ा हुआ और अपना रुख बाहर की तरफ करता जाने ही लगा था कि पीछे से रखमा ने इसे आवाज़ें दी। हाशिर भाई, अगर आप ही आपको पहचान ना सकी तो अपने घबराना नहीं है, क्योंकि आप तो मुझे भी कभी कभी आप कोई और ही मखलूक से आए हुए लगते हैं। हाँ हाँ, रखमा की बात सुनकर दिलावर अपनी हंसी ना रोक सका। तभी वो रखमा का हाथ देता हंसने लगा था, साथ देता हुआ हंसने लगा, जबकि हाशिर गुस्सीला बना वहाँ से बाहर चला आया। आने दो इस हुरिया को, क्या समझा हुआ है इन सब ने मुझे कि मैं हाशिर सही इसका मुलाजिम हूँ जो इसे एयरपोर्ट लेने चाहूँ। वो गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा खोल कर अंदर बैठता है, जबकि अब मुलाजिम गाड़ी इस हवेली से बाहर निकाल चुका था। वो इस वक्त एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हुरिया का इंतज़ार कर रहा था कि वो न जाने कब आएगी, क्योंकि इसे यहाँ आए हुए आधा घंटा हो चुका था, और वो काफ़ी बेजारी से यहाँ खड़ा था। एक तो उसे यहाँ ज़बरदस्ती भेजा गया था, और ऊपर से हुरिया का भी कुछ पता नहीं चल रहा था। तभी वो अपनी बेजारी को दूर करने की कार से अपनी जेब से एक सिगरेट की डिब्बी निकाल कर सिगरेट को जलाया और अपने होंठों में रख कर कश भरने लगा। जब भी इसने 2 ही कश भरे थे कि सामने से आती एक लड़की नज़र आई। वो ब्लैक टाइट्स और
वाइट शर्ट पहने हुई थी, बालों को टेल पोनी की हुई थी, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक थी, जबकि पाँव में हाई हील होने की वजह से इसके कद में इजाफा हो रहा था। रंग बिल्कुल किसी सफ़ेद बादाम जैसा था और देखने में बिल्कुल किसी हॉट फिल्म की तरह लग रही थी, जिसकी वजह से हाशिर का मुंह खुला का खुला ही रह गया। मगर मुंह खुलने की वजह से इसका सिगरेट नीचे ज़मीन पर जा गिरा था। सिगरेट के गिर जाने की वजह से हाशिर को कोई फ़िक्र ना थी। अमेरिकन लोग इतनी हॉट होती हैं, अगर मुझे पता होता तो मैं भी पढ़ने ना चला जाता वहाँ पर, मगर हाय यार, कहीं ये तो हुरिया नहीं। अगर ऐसा है तो ज़रूर मेरी तरफ ही आएगी, अगर ऐसा हुआ तो मेरी किस्मत, मगर प्लीज़ अल्लाह ये हुरिया ही हो। हाशिर दिल में दुआ को था, जबकि वो लड़की इसकी तरफ आ रही थी। हवेली से आए हो, अम्मा साई ने भेजा है, आई गेस, हुरिया सवाल करती पूछती है, जबकि हाशिर को सर तेज़ी से हिलाता जवाब देता है, कहीं आप हुरिया तो नहीं है ना। हाशिर कंफर्म करने के लिए पूछता है, येस यू आर राइट, आई एम हुरिया। वैसे बाकी सब किधर हैं? क्या वो मुझे लेने नहीं आएंगे? मगर खैर कोई बात नहीं, तुम एक काम करो कि ये सारा सामान गाड़ी में रखवा दो, मैं बहुत थक गई हूँ। हुरिया अपना सूटकेस पकड़ती वहाँ से चली गई, जबकि इसका ऐसा करना हाशिर को तैश दिला गया था। वो सूटकेस को गुस्से से पकड़ते इसके पीछे पीछे चलने लगा। इसने सोचा भी नहीं था कि ये ऐसी हो जाएगी अमेरिका रहकर, या फिर शायद रखमा वाली बात को इसे पहचाना ही नहीं था। ओह हेलो, तुम इस गाड़ी में क्यों बैठोगे? जाओ जाकर पिछली गाड़ी में बैठो। पता नहीं अम्मा साई ने किन किन नमूनों को हवेली में रखा हुआ है कि मालिक के साथ बैठने की गलती कर बैठते हैं। हाशिर जो गाड़ी में बैठने ही वाला था, इससे पहले हुरिया ने इसे रोका, मगर बातें इस तरह से सुनाई कि जैसे हाशिर वाकई में ही मुलाजिम हो। ओह हेलो मैडम, मैं हाशिर साई हूँ, कोई मुलाजिम शाजिम नहीं जो पिछली गाड़ी में बैठूँ। अगर आपको कोई भी मसला है तो आप जा सकती हैं वापस अमेरिका, जहाँ से आप आई हैं। हाशिर उसे ही सुनाने लग जाता है। हुरिया को भी अभी ही पता चला था कि ये हाशिर है। इसे थोड़ी ही शर्म तो आई थी, मगर जब इसने हाशिर के मुंह से बेलगाम बातें सुनी तो फ़ौरन से शर्म कहीं भाग गई। अब इसे भी बुरा लगा था। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम वैसे ही होगे, वही बदतमीज़, वही अकड़ जो तुम में बचपन में थी। हुरिया भी अब किसी से कम नहीं बोली थी। तो तुमको कोई मसला है मेरा ऐसा होने से? बड़ी आई। हाशिर बड़बड़ाया, मगर इसके बरक्स अब हुरिया चुपचाप गाड़ी में आकर बैठ गई थी, जबकि हाशिर ड्राइवर के साथ बैठा। इसने एक नज़र इस पर डाली थी, जो वो बाहर देखने में मसरूफ़ थी, या फिर शायद वो हाशिर को नज़र अंदाज कर रही थी। क्या ज़रूरत थी के लिए घर से बाहर जाने की? और अगर जाना भी था तो मीरब को साथ ले जाती, कम से कम मुझे तसल्ली तो रहती। अब देखो चोट लगा कर आ गई हो, तुमसे ज़रा भी अपना ख्याल नहीं रखा जाता। शगुफ्ता भी ईरज को अच्छी खासी सुना रही थी और साथ साथ इसके मुँह में नवाले बनाकर डाल रही थी खाने के लिए। अम्मा क्या हो गया है आपको? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, आप भाई को डांटो, मुझे नहीं, क्योंकि वो गाड़ी चला रहे थे। ईरज नवाला ने गलती मुंह खोलती है, जबकि अब वहाँ पर इत्तेसाम भी आ गया था, तो तुमको देख कर चलना चाहिए था ना। मगर खैर छोड़ो, अब कैसी हो? और वो साईं सरकार क्या कह रहे थे तुमसे? इंतज़ाम चारपाई पर बैठते हुए बोला, मगर इसकी बात ईरज को दिलावर साईं की याद दिला गई, जिसको ख्याल से निकालना नामुमकिन हो गया था। न जाने इंतज़ाम को ये सवाल कब से खटक रहा था कि वो दिलावर साईं ने से क्या पूछा था। मैं कुछ पूछ रहा हूँ ईरज तुमसे, इंतज़ाम की आवाज़ ईरज को वापस होश की दुनिया में लाई थी। नहीं भाई, कुछ भी नहीं, वो तो हड़बड़ा कर बोली थी, वो बस घर वालों का पूछ रहे थे। ईरज की बात इंतज़ाम को मुतमईन कर गई थी। ठीक है, अच्छा ये बताओ यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है तुम्हारी? सब ठीक तो है ना? किसी चीज़ की कमी तो नहीं? इंतज़ाम ने चारपाई पर पड़ी चंगेर से रोटी का नवाला बनाकर मुंह में रखा। नहीं भाई, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। अब मैं चलती हूँ, मुझे बहुत काम है करने वाला। ईरज अपनी बात के मुकम्मल होने पर वहाँ से चली गई, जबकि इसका जाने का मकसद सिर्फ़ एक ही था, और वो सिर्फ़ और दिलावर का कोई जिक्र ना करे, या फिर वो इसको तन्हा याद करना चाहती थी। रात के 8 बजे गाड़ी एक शानदार हवेली के सामने आ रुकी थी। इस हवेली में सजावट से ये मालूम होता था कि किसी पीएम ने आज यहाँ पर आना था, मगर वो पीएम हुरिया थी। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स थी, फूलों का महारत से इस्तेमाल किया गया था। दिल जो लुभाने वाली खुशबू चारों तरफ थी। अम्मा साईं देखें कौन आया है। हाशिर गाड़ी से भी निकला ही था कि सामने हॉल में खड़े दिलावर, रखमा और अम्मा साईं थी, जो शायद इसी का इंतज़ार कर रहे थे। रखमा तेज़ी से आती हुरिया के गले से लगा लेती है। आई मिस यू सो मच आपी जी, आपको क्या कभी मेरी याद नहीं आई थी? रखमा इसके गाल चूमती गिला करने लगी थी। मेरी प्यारी बहन, याद तो मैंने भी बहुत किया था, आप सबको, मगर क्या कर सकते थे, आखिर मजबूरी थी। बाकी पढ़ाई कैसी जा रही है? फिट फाट जा रही है? बाकी आपकी कैसी रही? अमेरिका में स्टडी, मैंने सुना था कि वहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे लड़के थे आपकी क्लास में। हाँ थे, अगर कोई तुम कहती हो तो एक अदर तुम्हारे लिए ले आती। अब चलो, अम्मा साईं से भी मिलना है। आती ही तुम्हारी फरमाइशें शुरू हो गई थी। हुरिया रखमा के साथ हॉल में दाखिल हुई, मगर जब सामने अम्मा साईं और दिलावर को देखा तो इनसे प्यार वसूल किया। कभी अम्मा साईं इसे अपने गले से लगाती तो कभी रखमा को। सब लोग बहुत खुश थे हुरिया की वापसी पर, मगर एक शख्स को इसकी मौजूदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, और वो कोई और नहीं बल्कि पीएम का मुलाजिम हाशिर था।
वाह रखमा, तुम तो बहुत ही अच्छी शेफ़ बन गई हो, बहुत ही मज़े की है बिरयानी, दिल खुश कर दिया यार। अमेरिका में तो इस बिरयानी को मैं तरस गई थी। हुरिया बिरयानी खाती बोली, जबकि रखमा अपनी तारीफ़ सुन के बहुत ही खुश हुई थी, मगर हाशिर उसे देखता हुआ फ़ौरन बोल पड़ा, शायद इसको हर काम में टांग अड़ाने की आदत थी, या फिर ये आदत सिर्फ हुरिया के लिए थी। नहीं यार, इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा है, देखो मुझसे तो खाने भी नहीं हो रही है। हाशिर जानबूझ कर कहता है, मुझे तो नहीं लग रहा नमक ज़्यादा, पता नहीं तुम्हें कहाँ से ऐसा लग रहा है। हुरिया को कहाँ बर्दाश्त था हाशिर का ऐसा कहना, तभी वो फ़ौरन से बोली, जबकि हाशिर खाने को ख़त्म करता है, मैंने खाना खा लिया, खाना अम्मा सही, अब मैं सोने जा रहा हूँ। अम्मा साई ने हाशिर को उठते देखा तो जाने की वजह पूछने लगी, रुको हाशिर, खाना तो ख़त्म करो, रखमा ने इतने प्यार से बनाया है, पहले खाना खा लो फिर चले जाना। अम्मा साई, बहुत मज़े की बनी है बिरयानी, मगर मुझे नींद आ रही है, बहुत थक गया हूँ, सुबह बात होगी, अब मुझे इजाज़त दें अम्मा साई। हाशिर अपनी बात के मुकम्मल होने पर वहाँ से चला गया, जबकि हुरिया को इसका इस तरह से जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। शायद इसको हुरिया की बात पसंद नहीं आई थी, या फिर कोई और वजह थी। हुरिया, खाना खाओ, वो तो बस अपनी मर्ज़ी का मालिक है, तुम क्यों टेंशन लेती हो, इसकी आदत है। दिलावर हुरिया को प्लेट में चम्मच हिलाते देख रहा था कि कैसे अभी 2 मिनट पहले तेज़ी से खाना खा रही थी, मगर अब चुप हो गई थी। इसी वजह तो मालूम थी कि ये सब हाशिर की वजह से है। नहीं दिलावर भाई, ऐसी तो कोई बात नहीं, बहुत मज़े का है खाना वाकई में। रखमा, हुरिया रखमा की तरफ देखकर जवाब देती है, जबकि रखमा भी पूरे सार मुस्कुराहट से देखती है। हाशिर अपने कमरे में आता, बेड पर अपनी स्याह शॉल फेंकता लेट गया, जबकि चेहरा ऊपर छत की तरफ था। समझती क्या है खुद को, मुझे बातें सुनाएगी, देखता हूँ अब कैसे बचोगी मुझसे। अगर तुम्हारा जीना हराम ना किया तो मेरा नाम भी हाशिर नहीं, अब बस कल का इंतज़ार है। हाय अमेरिकन चपकेली, हाँ हाँ हाँ। हाशिर खुद ही से बातें करता हंस रहा था। इसकी हंसी से तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो जो भी करेगा वो हुरिया के लिए 100% बुरा साबित होगा। बस इंतज़ार था हाशिर को तो सुबह का। ऐसा क्या है तुम्हें कि ये दिल तुम्हें याद करने से गाफिल नहीं रहना चाहता। हमें मिले हुए सिर्फ चंद घंटे ही हुए हैं, मगर तुमने मेरे दिल को अपनी कैद में कर लिया है। मैंने तो आज तक किसी लड़की को अपने हवासों पर इतना सवार नहीं किया, फिर तुम्हें मुझे ऐसा क्या भा गया है जानम साईं। दिलावर इस वक्त हवेली के टेरेस पर मौजूद था। आंखों के सामने बार बार इरज का चेहरा आ रहा था। दिल बेचैन हुआ पड़ा था, कहीं भी सुकून मैसर नहीं था, हर तरफ बेचैनी थी। इसकी आंखें, इसका लहजा, इसका याद आने पागल किया हुआ था, इसकी याद ने इसे पागल किया हुआ था। इस वक्त दिलावर को वो आज तक किसी लड़की से सीधी तरह बात तक नहीं करता था, फिर यूँ किसी की नज़रों में कैद कैसे हो गया। ये मुझे क्या हो रहा है, क्यों तुम्हारा ये ख्याल मुझे पागल कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बगैर जीने का कोई तसव्वुर ही नहीं है। मैंने अपनी ज़िंदगी में हज़ारों लड़कियां देखी हैं, मगर तुम सबसे अलग हो। अब तो मिलना ही पड़ेगा तुमसे। जानम, क्या मालूम था अभी इसी कैफियत में हूँ। क्या हुआ है भाई, मेरी तरह आपको भी चैन नहीं मिल रहा। इस हवेली में यहाँ छत पर आ गए हैं आप, और ये किससे मिलने का प्लान बन रहा है। कहीं इस हवेली में कोई आ रहा है क्या? ये आप किस चैन की बात कर रहे हैं? कहीं दिल तो नहीं दे दिया किसी को? हाशिर को नींद नहीं आ रही थी, तभी वो सिगरेट पीने की गर्ज से छत पर जाता, मगर वहाँ तो सामने दिलावर नज़र मौजूद आया, और सब इसके सामने तो सिगरेट पीने से रहा था। तभी दबे कदमों से चलता इसके पास आता है। कोई नहीं आ रहा, और ना ही मैंने दिल दिया है, किसी को कुछ भी नहीं हुआ मुझे, और होना भी क्या है। तुम्हारी तरह हुरिया से थोड़ी ना हर वक्त लड़ता रहता हूँ, या फिर लड़ाई करके बाद में यूँ नींद ना आने पर छतों के चक्कर लगाऊँ। दिलावर की हुरिया का नाम लेने पर हाशिर का मूड ख़राब हुआ था। भाई बस कर दें, चले ठीक है, मैं हुरिया से लड़ता हूँ, मगर आप किसके ख्यालात में खोए हुए थे, बताएं ना, कहीं वो इरज तो नहीं। फल्ला, अब तो भाभी इरज कहना पड़ेगा, मामला दिलदाए। हाशिर ना समझी में बोला था, जबकि इसकी समझ दिलावर को अच्छे से आ गई थी। बकवास बंद कर, पता नहीं तेरा ध्यान किधर होता है आजकल, जो ऐसी बेतुकी बातें करता है। ख़बरदार जो अब ऐसा कुछ भी किया वरना। दिलावर सख्त लहजे में बोला, तो क्योंकि इसे हाशिर से इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, या शायद वो हाशिर के मुझसे सच सुनकर गुस्सा कर गया था। वाकई में दिलावर इस पर दिल हार बैठा था। ठीक है, यहीं पर रहें, मैं तो चलता हूँ अपने कमरे में, क्या पता नींद ही आ जाए। और हाँ, जो मैंने कहा इस पर थोड़ा सा गौर करना साईं सरकार, क्या पता आपको भी नींद में असर हो जाए। चैन वैन और सुकून की। हाँ हाँ हाँ, वो आँख मारते हुए कहता है। इसका अंदाज़ काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ था, मगर तभी हाशिर दिलावर की तरफ कमर करता सीढ़ियों से नीचे चला गया था, जबकि दिलावर इसकी बातों की इक्कासी करने लगा। अब इसकी कहीं सारी बातें दिलावर को घुमा गई थी। अब वो इन सब का हल चाहता था, तो जो उसे सिर्फ इरज के पास ही मिलेगा, क्योंकि वो एक और मुलाकात का ख्वाहिशमंद था। इरज, बस बहुत हो गया है, मैंने अब अम्मा से कहना है कि वो तुम्हारे घर रिश्ता भेजे। आखिर कब तक यूँ ही चलेगा? कल को कोई भी अगर रिश्ता ले आया तो तुम्हारी अम्मा तो भाग कर देंगी, जो मैं नहीं चाहता। ताहिर, तुम सब्र नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए? अभी मेरी पढ़ाई ख़त्म नहीं हुई, जब तक पढ़ाई ख़त्म नहीं होती तब तक हम मेरा कोई रिश्ता तय नहीं करेंगी। इरज और ताहिर इस वक्त छत के
बनेरे के साथ टेक लगाए बातें कर रहे थे, जबकि अब इरज सीधी हुई बैठी थी। और कितना इंतज़ार करूँ मैं, पूरे 2 साल हो चुके हैं, अब और इंतज़ार नहीं होता। हम एक बार शादी कर लें, फिर देखना मैं तुम्हें पढ़ने से मना नहीं करूँगा, खुद छोड़कर आया करूँगा यूनिवर्सिटी। ताहिर इसके करीब आने पर बोला, मगर इरज अब अपनी थोड़ी घुटनों पर रखते हुए बोली थी, अच्छा ठीक है, भेज देना अपनी माँ को, मेरी अम्मा के पास आ जाएगा, तुम्हारे दिल को भी सुकून। जब वो साफ साफ कह देंगी कि अभी हमने इरज की शादी का कुछ सोचा ही नहीं। इरज भारी आवाज़ निकाल कर कहती, जबकि अब की बार ताहिर मुस्कुरा दिया था, शादी तो तुम्हें करनी ही होगी इरज, वो भी मुझसे। मैं भी देखता हूँ कौन इनकार करता है मेरे भेजे हुए रिश्ते से। ताहिर अब उठ खड़ा हुआ था, जा रहे हो अभी ही? इरज फ़ौरन से बोल पड़ी थी, हाँ अगर जल्दी जाऊँगा, नहीं तो तुझसे जल्दी आऊँगा तुम्हें लेने कैसे। इसने अपने ख्याल रखना, इसलिए अपना ख्याल रखना, मैं चलता हूँ। ताहिर इरज की तरफ तवज्जो से देखता हुआ वहाँ से चला गया, जबकि अब इरज भी छत से होती नीचे आई और हॉल में बिछी चरपाई पर आकर लेट गई, मगर चेहरा आसमान की तरफ था, जहाँ से चांद की रोशनी दिल को सुकून देती थी। वो आंखों को बंद करती लंबा सांस लेती है, मगर तभी अचानक दिलावर साईं का चेहरा नजर आया। इरज तो इनसे दूर ही रहना पता नहीं कैसे इंसान है, मुझे तो इनकी शक्ल से ही डर लगता है। पता नहीं बार बार मैं इन्हीं को ही क्यों सोच रही हूँ। नहीं, अब मुझे अच्छे अच्छे से ख्वाब देखने हैं। आंखों को छट से खोलती इरज खुद ही से बातें करती, खुद को तसल्ली दे रही थी, जबकि अब वो अपनी आंखें बंद करती गहरी नींद सो गई थी। एक तरफ चांद ने इरज पर रोशनी की हुई थी और दूसरी तरफ दिलावर पर। दोनों के चेहरे रोशनी की ताप से चमक रहे थे, मगर दिलावर अभी भी बस इरज की याद में कैद था। ये कैसा रोग के लगने वाला था, और साईं को, जो वो खुद भी नहीं जानता था। न जाने इसकी मोहब्बत क्या कुछ करवा देगी। ताहिर का इरज को चाहना, दिलावर साईं का इरज को चाहना, न जाने ये किस्मत किस पर मेहरबान होगी, किसको मिलेगी इरज का साथ उम्र भर के लिए। वाह रकमा, तुम तो बहुत ही अच्छी शेफ़ बन गई हो। मुझे लगता है ये लाइन रिपीट हुई है, तो हम इसको आगे करते हैं। अम्मा साईं, मैं लेट हो रही हूँ यूनी से। आप भाई को बोले मुझे यूनी छोड़ आए, आगे ही 10 मिनट लेट हो चुकी हूँ और चाहते चाहते भी वो आधा घंटा लग जाएगा। रकमा यूनी के लिए तैयार हो चुकी थी, अब बस से कोई छोड़ने नहीं जा रहा था। तभी वो अपने कमरे से बाहर आती, अम्मा साईं के कमरे में जाती है, इन्हें अपनी परेशानी बता रही थी। मेरी बच्ची हाशिर को बोलो वो तुम्हें छोड़ आता है। अम्मा साईं ने इन्हें बेड पर बैठे बैठे ही कहा, मगर अब रकमा थोड़ी ही आगे बढ़ी थी। अम्मा साईं, हाशिर भाई मुझे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे हैं, पता नहीं किधर हैं, और ऊपर से मैं लेट भी हो रही हूँ। आप कुछ करें ना, मैं आज यूनी से हरगिज़ छुट्टी नहीं करना चाहती, प्लीज़ अम्मा साईं। रकमा ने बहुत मासूमियत से कहा, जबकि अब इस कमरे में हुरिया भी दाखिल हुई थी। इसने आज फिर से जीन्स और शर्ट पहनी हुई थी, मगर इसके बरक्स रकमा ने यूनी का सफ़ेद लिबास पहना हुआ था। हुरिया को उन्होंने कई बार कहा अपना लिबास थोड़ा सा बदल लो, मगर वो अमेरिका में रहती, अब इन चीज़ों की आदी हो चुकी थी। अभी क्या आपने हाशिर भाई को देखा है कहीं पर? रकमा ने हुरिया से सीधा सवाल कर डाला, जिसका जवाब हुरिया के पास भी मौजूद नहीं था। नहीं तो क्यों, क्या हुआ, घर छोड़कर भाग गया है क्या? हुरिया ने मुस्कुराहट दबाई, आप ही ऐसी बातें नहीं हैं, दरअसल मुझे वो यूँ नहीं छोड़ने चाहते हैं, मगर आज पता नहीं किधर गायब हो गए हैं। ओह अच्छा, मुझे तो लगा कि वो कोई भी काम अच्छे से नहीं करता, मगर हम ये भी ठीक है। हुरिया अम्मा साईं के पास आती बैठ जाती है, जबकि अब रकमा नफ़ी में सर को जुम्बिश देती दरवाजे की तरफ रुख करती है, मगर तभी हाशिर दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल होता है। देखो रकमा, भटका हुआ भूत वापस आ गया, अब इसे कहो कि तुम्हें यूँ नहीं छोड़ आए। हुरिया फ़ौरन से बोली थी, जबकि इसकी बात हाशिर सुनता खैर इन हैरान हुआ, क्योंकि वो अभी इसके कमरे में दाखिल हुआ था, इसलिए इसे किसी भी बात का इल्म नहीं था। आप इधर गुम हो जाते हैं, कुछ पता भी है कि मुझे यूँ नहीं जाना होता है, आपकी वजह से आज मैं लेट हो गई हूँ, जल्दी करें। रकमा कमरे से बाहर निकल चुकी थी, जबकि हाशिर एक नज़र हुरिया पर डालता है, जो इसे आंखों के इशारे से बाहर का दरवाज़ा दिखा रही थी। देख लूँगा तुम्हें भी, अमेरिकन छपकली ना हो। तो हाशिर दिल में बड़बड़ाया था, मगर तभी वो अपनी मूँछों को बल देता हुआ बाहर निकल आया। मेरी प्यारी सी छोटी सी फर्माबरदार बहन, तुम आज ड्राइवर के साथ यूनिवर्सिटी चली जाओ, मुझे कुछ काम है प्लीज़। रकमा को हाशिर ने पीछे से आवाज़ देकर रोका था, जबकि वो अपना सफ़र अब गाड़ी की तरफ तय कर रही थी। और मैं इस बात की वजह जान सकती हूँ कि आप मुझे आज ड्राइवर के साथ क्यों जाने को कह रहे हैं, और इतनी मीठी ज़ुबान कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि अपने रात को वाकई में कोई भूत छूत देख लिया है, जिसका असर आपके दिमाग और ज़ुबान पर अच्छा खासा हुआ है। रकमा ने अपनी बात की तस्दीक चाही, जबकि इसकी बातें हाशिर दांत पीसता हुआ सुन रहा था। मुझे किसी भूत छूत ने कुछ भी नहीं कहा, और ना ही मैंने उसे देखा है। वो तो बस खुद देखो, तुम्हारी बहन नहीं आई है ना वापस हवेली, तो मैंने सोचा कि इसको आज गाँव तो दिखा देता हूँ, वो भी यहाँ पर आकर खुश हो। हाशिर अपनी राय पेश की, मगर इसकी बात सुनकर रकमा की हंसी कंट्रोल से बाहर हो रही थी। ओह हो, अच्छा तो ये मामला है। मैं भी सोचूं कि आज हाशिर साईं कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, मगर खैर मैं चली जाऊँगी, मगर सिर्फ एक शर्त पर।
रखमा ने अपनी शर्त पेश की, मगर हाशिर शर्त लफ्ज़ सुनता ही हैरान हो जाता है। क्या शर्त है, बोलो। ओके, 5,000 रुपये दें, अभी काफ़ी दिन हो चुके हैं, मेरे हाथों से खारिश नहीं जा रही थी, मुझे क्या पता था मेरे प्यारे से भाई के बरकतों वाले पैसे आने वाले हैं। खैर, अलबत्ता पैसे दें। हाशिर का तो मुँह ही खुल गया था। 5,000 रुपयों की शर्त सुनकर तभी वह जल्दी से इसे मुँह बंद करता। पागल हो गई हो, इतनी बड़ी रकम कुछ तो कम करो। नहीं नहीं देने हैं तो अभी दें, वरना मैं जा रही हूँ अम्मा साईं को बताने कि आपके लाडले बेटे ने मुझे यूं ही नहीं छोड़ने जाना, बल्कि हुरिया आपी को पूरा गांव दिखाना है। मैं तो चली। रखमा अपना रुख हवेली के अंदर करती ही है कि हाशिर उसे पीछे से आवाज़ देता कदमों को रोकता है। अच्छा ठीक है, देता हूँ, मुझे पता है कि तुम बहुत ही भूखी हो। हाशिर अपनी कमीज़ की पॉकेट से बटुआ निकालता है, एक नोट बाहर लाता है, इसे रखमा के सामने करता है, जिसे देखती रखमा अपने पेट पर दोनों हाथ बांधती है। ये क्या है, सिर्फ 1,000 से मेरा कुछ भी काम नहीं चलेगा, और आज के दौर में इसकी कोई फ़ोटो भी नहीं खींचता। फिर आप मुझे क्यों दे रही हैं? पूरे 5,000 ही लूँगी, वरना। रखमा दोबारा से इसे धमकी दे रही थी। जिसे सुनता हाशिर फ़ौरन से अपने बटुए से एक करारा नया ताज़ा नोट पूरे 5,000 का रखमा के आगे पेश करता है, जिसे पहले तो रखमा आगे फाड़ कर देखती है, मगर फिर तभी आगे बढ़कर फ़ौरन से पकड़ लेती है। थैंक्स भाई, अल्लाह आपको और दे ताकि आप मुझे देते रहें। अब जाएं जल्दी से, आप ही आपका इंतज़ार कर रही होंगी। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, मगर तुम भी अपना ख्याल रखना, बाकी छुट्टी टाइम में खुदा आ जाऊँगा तुम्हें लेने, इसलिए अब जाओ। हाशिर गाड़ी का दरवाज़ा खोलता रखमा को अंदर बिठाता है, जबकि अब वो ड्राइवर को अच्छे से नसीहत दे रहा था। हाशिर गाड़ी का दरवाज़ा बंद करता वहीं खड़ा रहा, जबकि अब गाड़ी वहाँ से चली गई थी। अब आएगा मज़ा, मैं अभी देखता हूँ कि तुम्हें मुझसे कौन बचाता है, अमेरिकन चपकिली। आहा हा। हाशिर अपनी ही कई बातों पर खुलकर हंसा था। रखमा कल क्यों नहीं आई थी? यूँ नहीं, तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया था, मगर तुम फिर भी नहीं आई, और ऊपर से तुमने ना तो कोई मुझे मैसेज किया और ना ही कोई कॉल। यार, इंसान हो, कोई पत्थर तो नहीं कि सह जाऊँगा तुम्हारी जुदाई, और तुम हो कि अभी भी लेट आई हो। तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे तुम्हारा लेट आना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। मुझसे तुम्हारा इंतज़ार नहीं आता चैन इस दिल को तुम्हें देखे बगैर। हैदर रखमा के पीछे पीछे चल रहा था, जो अपना रुख अपनी क्लास की तरफ करती है, क्योंकि वो इसकी बातों से तंग आ चुकी थी। जब से यूनी आई थी तब से हैदर ने एक ही रट लगाई हुई थी कि कल क्यों नहीं आई। वो इसे इग्नोर करती है, मगर तभी हैदर आगे से इसका रास्ता काटता है। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ रखमा, और तुम हो कि मुझे इग्नोर कर रही हो। मैं जान सकता हूँ इतनी बेज़ारी किस चीज़ पर नाराज़ हो, तो मुझे होना चाहिए तुमसे, मगर तुम हो के खुद होकर बैठी हो। हैदर थोड़ा सा आगे कदम रखता है, तभी रखमा इसकी आंखों में देखती है। कहा तो था कि आप ही ने आना है वापस, इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ। यूँ नहीं, मगर लगता है तुम्हारा दिमाग कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही कम है, इसलिए सुनी बातें भूल जाते हो। मगर प्लीज़ अभी के लिए मेरा रास्ता छोड़ दो। रखमा अपने कदमों का रुख दूसरी तरफ करती है, जबकि अब हैदर दोबारा से इसके आगे आ जाता है, मगर इस बार वो 3 कदम आगे बढ़ा था। बहुत अच्छे से याद रहती है मुझे बातें, और तुम्हारी तो मेरे दिल पर किसी लकीर की तरह दफन हुई पड़ी हैं। खैर छोड़ो, मुझसे प्रॉमिस करो कि आज के बाद लेट नहीं आओगी। हैदर अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जबकि रखमा एक नज़र इसके हाथ पर फिर इसके चेहरे पर डालती है। क्या तुम पागल हो गए हो? सिर्फ एक दिन ही लेट आई हो, और तुम हो के पता नहीं कैसी हरकतें कर रही हो। कभी कभी तो मुझे तुम्हारी बातों और हरकतों से डर लगता है। हैदर अपना हाथ पीछे करता 2 कदम और आगे बढ़ाता। दोनों में सिर्फ 1 कदम के फासले ने रुकावट डाली हुई थी। रखमा को इसकी इस तरह से आगे आने पर डर लग रहा था, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी का माहौल था और यहाँ पर इरेज भी पड़ती थी, इसलिए रखमा तभी फ़ौरन से बात बदलती है। ओके फ़ाइन, ठीक है, आज के बाद कभी लेट नहीं आऊँगी, अब खुश हो। हैदर चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है। हम ठीक है, मगर अगर तुमने अपना प्रॉमिस भूला तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हारी हवेली आ जाऊँगा, तुम्हें लेने और अपने साथ लाऊँगा, और मैं किसी से भी नहीं डरता, तुम्हारी अम्मा साईं से तो बिल्कुल भी नहीं। हैदर निर्जर होकर बोला, जबकि इसकी बात रखमा को डर दे गई थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर अम्मा साईं को हैदर के बारे में कुछ भी पता चला तो पूरी हवेली में हंगामा बर्पा हो जाएगा, और अम्मा साईं कभी भी ये सह नहीं पाएंगी कि उनके साए में ये सब होता है। मगर रखमा ने आज तक हैदर को सिर्फ अपना दोस्त ही समझा, मगर हैदर तो इसको अपनी जान समझ बैठे हैं। नहीं हैदर, तुम नहीं आओगे हवेली, वरना अम्मा साईं हम दोनों को ज़िंदा दफन कर देंगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। अपनी ज़िंदगी की कोई फ़िक्र नहीं, मगर मुझे तो ज़िंदा रहने दो, इसलिए ये फजूल की ज़िद कभी मत करना। अब चलो, क्लास में आगे ही लेट हो चुकी हूँ। रखमा अपनी बात मुकम्मल करती हुई वहाँ से चली गई, जबकि हैदर अपने बैग को कंधे से थोड़ा सा ऊपर करता है, इसके पीछे पीछे चलता है।
दिलावर ने आज स्याह कमीज़ और सफ़ेद सलवार पहनी हुई थी, जबकि इसकी कमीज़ पर लंबी लंबी सफ़ेद गोटे की कढ़ाई हुई हुई थी। वो स्याह खेड़ी डाले बालों को अच्छे से सेट किए और मूँछों को बल देता हॉल से बाहर निकल रहा था, जब इसकी नज़र हाशिर पर गई, जिसे देखकर ये अंदाज़ा होता था कि वो कहीं जाने वाला है। तभी दिलावर अपनी बात की तस्दीक करते इसके पास आता है। भाई किधर जा रहे हैं आप? दिलावर के सवाल पूछने से पहले ही हाशिर ने सवाल कर डाला था। हाँ, वो कुछ काम तो था इसलिए जा रहा हूँ, मगर तुम कहाँ पर जाने की तैयारियों में हो? इतना सा धज कर हाशिर के पहने कपड़ों पर एक नज़र डालता दिलावर आंख उठाता पूछता है। ये बात तो आम थी कि हवेली में सभी सज धज कर रहते थे, मगर हाशिर आज कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही तैयार होकर खड़ा था। क्या भाई, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मुझ मासूम पर, जिसने आज तक किसी लड़की को अपनी दोस्त तक नहीं बनाया? आप बदल गए हैं भाई। वैसे शक तो मुझे करना चाहिए आप पर कि किसकी नज़रों का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। दिलावर को हाशिर की बातें किसी सुई की तरह चुभ रही थी। न जाने वो एक ही लम्हे में इसको क्या कुछ सुना गया था। तभी दिलावर इसकी बात का कोई जवाब देता, तभी हुरिया वहाँ आ पहुंची, जिसे देखता हाशिर नज़रें हटाना सका। शक्की शक्की नज़रों से देखोगे तो अम्मा साईं तक भी बात पहुंच जाएगी। हवेली में मुलाजिम कुछ ज़्यादा ही है, इनसे बचकर रहो। ऐसा ना हो कि नज़रों का आज़ाला तुम्हें घर के काम करके चुकाना पड़े। दिलावर हाशिर की नज़रों को नोट करता है, इसके कंधे पर हाथ रखकर 3 दफ़ा तपतपाता है, जबकि हाशिर इसकी बातों को समझता गला तर करता है। चलता हूँ, अपने काम को दिल लगाकर करना। हाँ हाँ छोटे साईं। हाशिर के गाल को थपथपाता हुआ अब वहाँ से चला गया, जबकि अब हुरिया इसके पास आती है। चलें। हुरिया अपना रुख गाड़ी की तरफ करती है, ऐसे हुक्म सुना रही थी, जबकि हाशिर भी जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है, इसके अंदर बैठता है। मगर इस गाड़ी में सिर्फ एक हाशिर और हुरिया थी। गाँव तो काफ़ी खूबसूरत हो गया है इन 10 सालों में। मुझे तो देखकर यकीन ही नहीं आ रहा कि जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पर आई थी तब बहुत कम आबादी थी, मगर अब फैसले और लोग काफ़ी हो चुके हैं। अब फसलें और लोग काफ़ी हो चुके हैं। हुरिया हवेली से बाहर गाड़ी निकलने पर सामने हरे भरे खेत देखती फ़ौरन से बोली थी, जबकि हाशिर आईने में से देखता दिल में मुस्कुराया था। वाह यार, कितने प्यारे प्यारे कपड़े पहने हुए हैं। गाड़ी रोको, जल्दी से रोको। हुरिया की नज़र बाहर से आती लड़कियों की कतार को देखती हाशिर को गाड़ी रोकने को कहती है, जबकि वो अब गाड़ी को रोकता पीछे इसकी तरफ देखता है, मगर वो इसे इग्नोर करती तेज़ी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलती बाहर निकली थी। वाह, कितने प्यारे कपड़े पहने हुए हैं तुम सब ने। क्या आप सब मेरे साथ एक एक फ़ोटो बनवाओगे प्लीज़? मैं अपनी दोस्तों को दिखाना चाहती हूँ। हुरिया इनके बीच में आती अपने फ़ोल को पैंट की पॉकेट से बाहर निकालती है, जबकि वो लड़कियाँ इसे देखती ही बहुत खुश हुई थी, क्योंकि उन्होंने हुरिया को बचपन में देखा था। वो हाँ में सर को जुम्बिश देती हैं, जबकि हुरिया अपने फ़ोन को कैमरा ऑन करती है, सबके साथ फ़ोटो बनाती है, जबकि हाशिर वहीं पर खड़ा इसका फ़ोटो शूट देख रहा था कि कैसे अपने चेहरे के पोज बना कर इनके साथ फ़ोटो खींच रही थी। ओके बाय, थैंक्स डियर फ़ोटो के लिए। इसके इंग्लिश में बोलने पर अल्फाज वो सभी ना समझी थी, मगर हाशिर को अच्छे से समझ आ गया था। कुछ नहीं, तुम लोग जाओ अब। हाशिर हुरिया का हाथ पकड़ता इन लड़कियों को यहाँ से जाने को कह रहा था, जबकि हुरिया इसकी हरकत को नोट करती फ़ौरन से अपना हाथ पीछे खींचती है। ये क्या हरकत थी? वो चेहरा हैरान करती पूछने लगी। क्या मतलब क्या हरकत थी? एक हाथ ही तो पकड़ा है तुम्हारा। वो अकड़ कर बोला, तो क्या करूँ, आज तो ऐसा कर लिया। अगर ये सब दोबारा किया तो समझ जाना अच्छा नहीं होगा। वो इसको अपनी बातों में सर्द लजाती वार्न कर रही थी। क्या कर लोगी तुम? अगर तुम्हारी ज़िंदगी का साथ हमेशा के लिए मेरे हाथों में लिखा गया होगा तभी ऐसे करोगी? वो उसकी सोच से परे का कह गया था। क्या मतलब? तुम्हारा मतलब साफ है, अब समझो या ना समझो वो तुम्हारी अकल की बात है। आंखों को भंवर बनाते हुए इसके कहे से मुतासिर हुई तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर ज़िंदगी प्यारी है तो मुझे हाथ लगाने की गलती भी मत करना। हाशिर अब तंग आ गया था, न जाने वो ऐसा क्यों कर गया था। माफ़ करो, मेरी दुश्मन गलती से पकड़ लिया था। हाशिर हाथ जोड़ता उसे माफ़ी मांगने लगा, जबकि इसकी यह हरकत तंजिया थी। वो इसे इग्नोर करती दोबारा से गाड़ी में आकर बैठती है। पता नहीं समझती क्या है, खुद को अमेरिकन चपकली ना हो। तो हाशिर बड़बड़ाता गाड़ी में आकर बैठता है। साईं सरकार का दूसरे गांव के सरदार ने इस औरत की ज़मीनों को आज़ाद कर दिया है। आपकी दहशत ने इसको काफ़ी डरा दिया था। मुलाजिम गाड़ी चलाते दिलावर से मुखातिब हुआ, जबकि दिलावर नज़रें बाहर टिकाए देख रहा था। हाँ हाँ ठीक कह रहे हो, अगर कोई भी हमारी बात ना माने ना तो हम धमकियों को हकीकत भी करके दिखाते हैं। वो तो बस उसे ज़रा खौफ देना था, मगर खैर और कितना वक्त लगेगा? दिलावर ने ड्राइवर की तरफ देखा, जबकि वो नहायत एहतराम से जवाब देता है। साईं सरकार, बस 5 मिनट और काफ़ी दूर है शौकत का घर, मगर थोड़ा सा रास्ता रह गया है। ड्राइवर का जवाब सुनकर दिलावर
चेहरे पर मुस्कुराहट आता है, मगर अब वो दोबारा से अपनी नज़र बाहर कर लेता है। उफ़ यार, पता नहीं कितना और बर्दाश्त करना होगा इस अमेरिकन चपकली को। शुक्र अल्लाह की ज़ात का कि वो 2 मिनट के लिए जान छूटी है। वो भी ये कहकर आया हूँ कि अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। जब से आई है तब से मैंने एक बार भी सिगरेट नहीं पिया, मगर आज तो पी कर रहूँगा। अब जल्दी से एक सिगरेट पी लेता हूँ, ऐसा ना हो कि मेरे सर पर आन पहुँचे। हाशिर एक लंबी शाखों वाले दरख्त के नीचे खड़ा था, जबकि इसका साया काफ़ी ज़मीन पर पड़ रहा था। तभी वो अपनी कमीज़ की पॉकेट से सिगरेट की डिब्बी निकालता एक सिगरेट को सुलगाता है। अच्छा, तो मैं ये भी सोचूं कि इतनी लंबी कौन सी बातें हो रही हैं अपने दोस्तों से। वाह हाशिर, तुम्हारे तो दोस्त बहुत ही छोटे हैं, मगर खैर कोई बात नहीं। मैं जब अम्मा साईं को तुम्हारे ये पैक दिखाऊंगी तब काफ़ी बड़े हो जाएंगे। हाशिर ने भी 2 कश लिए थे कि तभी हुरिया पीछे से आती इसकी फ़ोटो खींचकर अपने फ़ोन पे इसके आगे करती है, जिसे तस्वीर दिखा रही हो। तो तुम कहाँ से आई हो और ये क्या है, मुझे दिखाओ। हाशिर पहले तो हैरान हुआ था, मगर फिर आगे बढ़ता इसके हाथ से फ़ोन को छीनता है। ओहो, क्या हो गया है, कितने प्यारे लग रहे हो फ़ोटो में। अम्मा साईं को भी तो पता चले कि इनका हाशिर साईं कितना ही प्यारा है, और काम इससे भी प्यारे करता है। वही अपना फ़ोन पीछे करती हुई बोली थी, जबकि अब हाशिर चंद कदम आगे बढ़ा था। फ़ोन दो मुझे, वरना। हाशिर सख्त लहजे में बोला। नहीं दूंगी, क्या कर लोगे, वो निडर होती हुई बोली। करने पर आऊँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, जब से आई हो तब से बर्दाश्त कर रहा हूँ। कितनी बेवकूफ़ हो तुम, क्या सोच कर तुमने ये ख्याल लाया कि मैं तुम्हें गाँव घुमाऊँगा, तुम्हारे आगे पीछे घूमूँगा। किसी नौकर की तरह मैं तुम्हें अपने साथ ले आया, इसलिए कि जो तुम्हारी 1000 गज़ लंबी चलती है इसको लगाम लगा सकूं। हाशिर अपने सिगरेट को होंठों में दबाता है, जबकि अब वो आंखें बंद करता है, कश भरता है। इसकी बातें हुरिया को काफ़ी अजीब लगी, मगर वो भी किसी से कम नहीं थी। किसी को धमकी दे रहे हैं, तुम्हें पता भी है कि हुरिया कौन है। आज तो बर्दाश्त कर लिया, मगर आज के बाद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगी, इसलिए अपनी इस 1000 गज़ लंबी ज़ुबान को बंद करो। हुरिया किसी से कम नहीं बोलती थी, मगर इसकी बातें हाशिर को अच्छा खासा गुस्सा दिला गई थी। अपनी ज़ुबान को बंद करो लड़की, बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम हुरिया हो, तभी मेरे सामने खड़ी हो, वरना जितना तुमने मुझे बुरा भला कहा है, इन चंद दिनों में इसकी सज़ा देने पर आऊँ तो मेरे सामने से गुजरने पर भी कतराती फिरो। हाशिर अपनी आंखों से जो खून दे रहा था, तभी हुरिया अपने फ़ोन को आगे करती इसे वही फ़ोटो दिखाती है जो इसने कुछ मिनट पहले खींची थी। ओ हेलो मिस्टर, मैं तुम्हारे गाँव की कोई आम सी लड़की नहीं जो तुमसे डरती फिरूँ। और रही बात मेरे कतरा के गुजरने की, तो अब तुम गुजरोगे, क्योंकि मैं अब ये फ़ोटो अम्मा साईं को दिखा कर ही रहूँगी। पहले तो दिल किया कि माफ़ कर देती हूँ, मगर अब दिल ही नहीं कर रहा है। हुरिया अपने फ़ोन पर क्लिक करती है, जबकि हाशिर मौका पाते फ़ौरन से इसके हाथ से फ़ोन को छीनता है। खबरदार, जो अम्मा साईं को बताया, हाशिर शफ़ाक लहजे में बोला। और अगर मैं ना रुकूँ तो क्या करोगे। हुरिया आगे बढ़ती इसकी आंखों में आंखें डालती है, जबकि इसका हाथ फ़ोन को पकड़ने के लिए हाशिर की तरफ था, मगर हाशिर अपने हाथ को ऊपर करता है, जिसकी वजह से हुरिया का हाथ नहीं पहुंचता। बहुत बदतमीज़ हो तुम, मगर कोई बात नहीं। हाशिर साईं ने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत बदतमीज़ लड़कियों को सेट किया है। हाशिर अपनी आंखें गाड़े बात करता है। हाँ हाँ, लड़कियों को कोई लड़की एक होगी जिसको तुमने लड़कियों में शुमार कर लिया है। आखिर तुम पर कौन लड़की फिदा हुई थी। हाँ हाँ हाँ, हुरिया अपना पेट पर हाथ रखती हंसी थी, जबकि हाशिर हैरान खड़ा था। तुम वाकई में पागल हो, मैंने तो ऐसी कौन सी बात की जिस पर तुम्हारे दांत बाहर निकल आए हैं। नहीं नहीं, दांत नहीं बल्कि पेट भी। हाँ 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 हाँ, हुरिया पागलों की तरह हंस रही थी, जबकि हाशिर की बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। तभी वो इसको कंधों से पकड़ता अपनी तरफ खींचता है, मगर इस हमले का हुरिया को कुछ भी इल्म नहीं था। तभी वो सीधी इसकी आंखों की तपश में गिरी। चुप चुप, खबरदार, जवाब मुझे तुम्हारे दांत नज़र आए, वरना। हुरिया की निकली बत्तीसियाँ हाशिर को जहर लगी थी। वो अपने दांतों को होंठों में छुपाती है। गुड, अब अगर अम्मा साईं को कुछ भी बताया तो अच्छा नहीं होगा। काटो इस फ़ोटो को। हाशिर हुरिया के सामने फ़ोन करता है, जबकि वो एक नज़र इसके चेहरे पर डालती फ़ोन को थामती है। नहीं काटूंगी, और अब तो मैं अम्मा साईं को नहीं बल्कि सबको दिखाऊंगी, बल्कि इतना अच्छा काम मैं दिलावर भाई से ही शुरू करती हूँ। हुरिया ये दिलावर का नंबर निकालती अभी फ़ोटो को सेंड ही करने लगी थी कि हाशिर फ़ौरन से बोल पड़ा। नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगी, प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। हाशिर जो भी कुछ देर पहले शेर बना फिर रहा था, अब किसी लोमड़ी की तरह इस शेरनी के तरले मिनते कर रहा था, जो इस शेरनी को काफ़ी लुत्फ़ दे रहा था, क्योंकि वो अम्मा साईं से ज़्यादा दिलावर से डरता था। इसने तो ना समझी में फ़ोन हुरिया को दिया था कि वो अब थोड़ा सा तो डरेगी, मगर वो तो अब खुद फंस गया था। ठीक है, मगर एक शर्त पर। हुरिया ने अपना मदार रखा। क्या है, बोलो। पैसे ही चाहिए होंगे, रुको मैं देता हूँ।
हाशिर अपने होठों से अपने बटुए से पैसे निकालता है। शायद हुरिया ने पैसों की शर्त रखी होगी, मगर ऐसा कुछ नहीं था। मुझे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, बल्कि कुछ और चाहिए। हाँ, वो देख रहे हो क्या है उधर? हुरिया हाशिर के पीछे इशारा करती है, जबकि अब हाशिर भी गर्दन मोड़ कर देखता है। क्या तुम अब मुर्गियों को पाल रही हो? वैसे तुम पर यह काम बहुत सूट करेगा। हाशिर अपनी बात पर खुद ही हंसता है, मगर इसके मुकाबले कही गई बात पर इसकी हंसी किसी मच्छर की तरह उड़ाई। हाँ हाँ, सो फनी। मुझे वो चाहिए जो तुम अभी ला कर दोगे, इसलिए इसको चाहकर पकड़ो और मेरे फ़ोन से फ़ोटो को डिलीट पाओ, वरना मैं जा रही हूँ दिलावर भाई के पास। हुरिया अपना रुख दूसरी तरफ करती है, जबकि हाशिर इसका बाजू पकड़ता है, इसे रोकता है। क्या मैं तुम्हें मुर्गी पकड़ने वाला नजर आता हूँ? नहीं, पकड़ूंगा तो तुम कुछ पकड़ोगे तो तुम कुछ और भी बताओ। हाशिर अपना मामला पेश कर देता है, जबकि हुरिया इसका हाथ अपने बाजू से हटाती है। मैंने आगे भी बोला था कि मेरा हाथ मत पकड़ना, मगर तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती। मगर खैर कोई बात नहीं, मैं तुम पर तरस खा ही लेती हूँ, इसलिए आप जाओ और इसको पकड़ो, वरना मैं तो चली। हुरिया दोबारा से अपना रुख दूसरी तरफ करती है, जबकि पहले तो हाशिर इसका बाजू पकड़ता है, मगर तभी कुछ सोचते हुए छोड़ देता है। अच्छा ठीक है, पकड़ कर लाता हूँ। हाशिर अपनी बात कहकर वहाँ से चला गया, जबकि हुरिया इसकी कमर को देखती अपने दांतों को हंसी से रोकती। हाशिर अब एक खेत की तरफ जा रहा था। हाय मेरी प्यारी सी मुर्गी, देखो आज तुमसे मिलने हाशिर साईं आया है, प्लीज़ मेरे पास आ जाओ मेरी प्यारी मुर्गी, ताकि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँ। हाशिर मुर्गी से बातें करता है, इसे पकड़ता है, मगर वो इसके हाथ नहीं आती। क्या यार, तुम तो इतनी अच्छी हो, फिर क्यों मुझे शर्मिंदा करवा रही हो? देखो हमारी हवेली में एक बहुत ही हैंडसम नौजवान मुर्गा है, तुम कहोगे तो तुम्हारी बात चला दूंगा, मगर अभी के लिए मेरे हाथ आ जाओ। हाशिर इसके पीछे पीछे चक्कर लगा रहा था, जबकि हुरिया की हंसी कंट्रोल से बाहर थी। उफल्ला जी, एक बार मेरे मेरे हाथ लग जाओ तुम प्यारी सी मुर्गी, ना तंग करो मुझे, मैं तुझे ले चलूँ अपने साथ प्यारी सी मुर्गी, ना तंग कर मुझे। हाशिर अपनी आवाज़ में बोले जा रहा था कि तभी इसका पाँव फिसला और वो ज़मीन पर जा गिरा। क्या मुसीबत है यार, एक तो ये मुर्गी और ऊपर से अमेरिकन चपकली, दोनों ही कहाँ फंस गया हूँ यार। हाशिर अपने हाथों की तरफ देखता है जो मिट्टी से रंग चुके थे। वो तो इसे सज़ा देने आया था, मगर अब हुरिया ही इस पर भारी पड़ चुकी थी। हुरिया हाशिर को गिरते देख इसके पास आती है, क्योंकि अब मजाक मजाक में हाशिर को चोट लग चुकी थी। सॉरी कहीं लगी तो नहीं? उठो। हुरिया अपने अमल पर शर्मिंदा होती अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जबकि हाशिर के माथे पर गिरे बाल वो पूंछ से सीधा करते अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिसे फ़ौरन हुरिया थाम लेती है। सॉरी हाशिर साइंस के कहेगे ये लफ्ज़ हाशिर के दिल पर वार किए, न जाने कितनी दिलकश आवाज़ ने भा लिया इसके कानों को। ठीक हूँ मैं, वो आगे बढ़ता हाथ मजबूती से थामे उठ खड़ा हुआ, जबकि अपनी कमीज़ की साइडों को झाड़े वो हाथों पर हाथ रख कर झाड़ता है। हुरिया बड़े ही गौर से देखे जाए दिल को कितना आसान लग रहा था इस चेहरे को देखना। आज से पहले इसने हाशिर को इतने गौर से नहीं देखा था। स्याह रंग भवें आँखें, सफ़ेद रंगत, लंबी चौड़ी जिसामत, माथे पर आते बालों को वो अपने हाथों से पीछे करता है। एक नज़र हुरिया पर डालता है जो ऐसे ही तके जा रही थी। खैर सब। हुरिया फ़ौरन से अपना रुख दूसरी तरफ करती है और आगे आगे चलने लगती है, और ऐसे जाहिर कर रही थी जैसे कि बस अब इस गाँव की होकर रह गई हो। हाशिर भी एक तरफा मुस्कुराहट लाए इसके साथ साथ चलने लगा, मगर अब वो हाथों के इशारे से इसको अपनी ज़मीनें दिखाए जा रहा था। दोनों के बाल हवाओं में संभल नहीं रहे थे। हुरिया इसकी हरे भरे खेतों को देखती हाशिर से नज़रें हटा चुकी थी। हाशिर भी अपने हाथों की तरफ देखता है कि तभी बेख्तियार नज़र हुरिया पर जाती है, और वक्त वहीं आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। वो इसके हर एक नक्श को अपनी नज़र की ताब में लेता, न जाने दुनिया से गाफिल हो गया था। वो जो खेत में काम में मसरूफ़ औरतों को देख देख कर मुस्कुरा रही थी। बस इसकी मुस्कुराहट ने हाशिर साई का दिल जीत लिया था, और वो भी मुस्कुरा दिया। वो साईं सरकार, हम पहुँच गए हैं। वो गाड़ी को रोकता बाहर निकला, दिलावर की साइड का दरवाज़ा खोलता है, मूँछों को बल देता, रोबदार शख्सियत लग रहा था। कुछ इसके लिबास ने रो बना दिया था, कुछ इसकी मूँछों ने। वो हम तुम इधर ही रुक कर हमारा इंतज़ार करो, दिलावर ड्राइवर से कहता अपना रुख घर की तरफ करता है, जिसका एक लकड़ी का दरवाज़ा था और इसके ऊपर कुंडी भी लगी हुई थी, जैसे पुराने ज़मानों में इस्तेमाल होती थी, मगर अब वो खुली थी जैसा कि अंदर जाने के लिए आसानी हो। वो सर झुकाए दरवाजे से होता घर के अंदर दाखिल हो गया था। घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, मगर प्यारा ज़रूर था। सामने 2 कमरे ही थे, एक बनेरा था जिसकी साइडों पर गुलदान पड़े थे, और इसके नीचे एक और कमरा था जो शायद किचन की तरफ नज़र समझा जा सकता था। बाहर 2 4 चारपाइयाँ थी जिन पर बिस्तर था। वो किसी को भी ना पाता
नाक कमरे में जाने का इरादा रखता था कि शायद कोई तो अंदर हो, मगर तभी एक छोटी सी लड़की जिसने पठानों जैसी फ्रॉक डाली हुई थी इस शख्स को देखती भागी भागी इसके पास आई। आप कौन हैं और हमारे घर में क्या करने आए हैं? वो सवालिया नज़र से पूछती इसके पास आती खड़ी हुई वो कुछ सोचते हुए कहने लगा, हम आपकी आप ही के दोस्त हैं। दिलावर आप ही किधर है? आपकी छोटी मीरब। वो मीरब को हैरान कर गया था। एक तो उम्र भी नादान थी और ऊपर से अकल भी मुनासिब ही थी। तभी वो खुश होती हुई आगे बढ़ी, सच्ची आप ही के दोस्त हो, मगर आप ही ने कभी आपका जिक्र ही नहीं किया, मैं कैसे मान लूँ? मासूम सी शक्ल बनाती वो इस्तफादा करती है, ओह अच्छा, तो हमारी छोटी सी को यकीन ही नहीं आ रहा। तो फिर हम एक काम करते हैं, आप अपनी आप ही को बुलाएं इधर, फिर हम इनके सामने कहेंगे कि आप हमारी क्या लगती हैं। बातें ना समझी थी मगर वो खुशी इतनी थी कि सर को जुम्बिश देती फ़ौरन से कमरे की तरफ भागती, जबकि दिलावर वहीं पर खड़ा टिकटिकी बांधे आगे होने वाले हमलों का मुंतज़िर था। आप ही बाहर आपके वो दोस्त आए हैं और वो कह रहे हैं कि हमें मिलना है आपसे। इरज जो किचन में बैठी रोटी बनाने में मसरूफ़ थी, मीरब की भाग दौड़ देखती अपने काम को वहीं पर तर्क करती है। कौन दोस्त? वो उठती अपने हाथों से चेहरे पर आए बालों को पीछे करती कहती है, जबकि मीरब इसके पास आती मुस्कुराहट से बोली थी, आप ही कोई दिलावर नाम बता रहा है अपना, आपको जाकर देख लेना। ऐसा ना हो कि अगर अम्मा ने देख लिया तो जो जंग घर में होगी वो कभी किसी मुल्क में नहीं हुई होगी। इरज हैरान थी कि इसका कोई लड़का दोस्त नहीं है, ये दिलावर कहाँ से आ गया। वो इतनी हैरान थी कि यूं ही भागी भागी बाहर आई। दिलावर जो पहले ही आगे किसी मजनू की तरह खड़ा था, सामने से आते अपने महबूब को देखते वहीं पर आंखों को जमा देता है, जबकि इरज सामने साईं सरकार को मौजूद पाती पहले तो बालों को सीधा कान के पीछे ले जाती है, फिर सरकार जो बच्चे को सेट करती सर झुकाए आगे बढ़ती है। आप यहाँ पर? साईं सरकार कुछ काम था भाई से, वो घर पर नहीं है। इसकी अटकती ज़ुबान दिलावर को खुश करने के लिए मुतबादिल थी। वो आगे बढ़ता इसके चेहरे पर लगे आटे के रेजे जो आटे के हाथों को गाल पर लगाने की वजह से थे अपने हाथों से साफ करता है। इरज की हालत बुरी हो गई थी। मीरब इन दोनों के पीछे खड़ी सब देखती रह गई। इरज ने कभी भी ऐसी हरकत का तसव्वुर नहीं किया था। दिलावर से एक तो वो उम्र में भी इससे बड़ा था और ऊपर से इस गांव का सरदार और वो आम सी लड़की। दिलावर आंखों को आहिस्ता से झपकते देखता है, आंखें मदहोशी से मायल हुई पड़ी थी। आप ये क्या कर रहे हैं? दिलावर कुछ भी कह पाता कि इरज जिससे दूर होती ही खड़ी हुई थी। कुछ नहीं जानम साईं, बस तुम्हें देखने को दिल किया तो चले आए। वैसे तुम्हारा घर हमारी हवेली से बहुत दूर गुजरता है। हम चाहते हैं कि जब भी तुम्हें देखने को दिल करे तो फ़ौरन से ये चेहरा हमें मिले, इसलिए हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। बहुत जल्द रिश्ता आएगा तुम्हारे घर हमारा। इरज की हैरानगी की कोई हद न थी। वो क्या एक दिन में ही इसका दीवाना हो गया था? और जो पिछले कई सालों से इससे मोहब्बत करता था वो इसके साथ क्या बेवफाई कर देती। वो साईं सरकार, मैंने हमेशा आपको अपना बड़ा भाई समझाया और मेरा रिश्ता भी तय हो चुका है ताहिर से। इरज से आगे कुछ भी बोलती कि तभी ताहिर घर के अंदर दाखिल होता इरज को पुकार रहा था। दिलावर की आंखों में तपिश आ गई थी। इसके मुंह से भाई लफ्ज़ सुने वो इसके बारे में क्या ख्याल रखता था। और वो साईं सरकार, आप यहाँ पर सब खैरियत? ताहिर सामने दिलावर को देखता इन दोनों के पास आया, जबकि इन दोनों में सिर्फ इतना फासला था कि कोई भी ना समझ इस वक्त कुछ भी समझ चाहता। साईं सरकार, आप आज हमारे घर पर आए हैं, सब खैरियत? हमारे लायक कोई काम होता तो बताइए। नहीं, कोई काम नहीं छोटे, वो बस इंतज़ाम से कुछ काम था, मगर वो हम बाद में इससे बात कर लेंगे। अब हम चलते हैं। दिलावर इरज की तरफ देखकर मूँछों को भल दिया, जबकि इरज ने मुश्किल से एक नज़र इसकी तरफ देखा था, मगर तभी वो खुद को बचाती आंखों को दूसरी तरफ करती है। साईं सरकार, कुछ खाकर जाइए, ऐसे थोड़े ही जाने देंगे आपको। हमारे पूरे गांव के सरदार हैं, हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, क्या हम नहीं कर सकते आपके लिए? जाओ इरज, इनके लिए चाय बना के लेकर आओ, और हाँ, घर पर जो है वो भी साथ ले आना। वो इरज को यहाँ से जाने का बहाना दे चुका था। हाँ अभी लाती हूँ, कांपते लबों से कहती वो वहाँ से चली गई। दिलावर ने इसके वजूद पर फिर से सख्त नज़र डाली थी। न जाने कितना गुस्सा आया हुआ था इसको इरज पर कि ज़ब्त करना मुश्किल था। एक तो वो इसको भाई कह चुकी थी और ऊपर से वो किसी और से शादी की ख्वाहिशमंद थी। हमें कुछ काम है, हम चलते हैं, फिर कभी मुलाकात होगी। वो ताहिर से कहता अपना रुख दरवाजे की तरफ करता है, जबकि आंखें खून से सुर्ख हो गई थी। इतना गुस्सा जितनी खुशी से यहाँ पर आया था अब इतने ही गुस्से से जा रहा था। ताहिर देखता ही रह गया था। वो तो उसे जाने से रोक सकता था और ना ही कुछ कह सकता था, क्योंकि वो इसके सामने सिर्फ आम गाँव वाला था। इंतज़ाम की वजह से बहुत कम बार इसकी दिलावर से मुलाकात हुई थी। वो बड़े बड़े डग भरता गाड़ी के अंदर बैठता है। मुलाजिम ने कुछ भी नहीं कहा था। वो चेहरे से ही समझ गया था इस ताहिर की बात इस घर पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब इस ताहिर की बारात इस घर पर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अब इरज का निकाह सिर्फ हमसे होगा। हम भी देखते हैं कि कौन
कौन छीनता है हमसे हमारी जानम साईं को, वो मूँछों को बाल देता शैतानी मुस्कुराहट दबाता है। ऐसा कुछ नहीं होगा दिलावर, खबरदार जो तुमने अब ये घटिया बात की। तुम क्या चाहते हो कि हम इस आम सी लड़की के घर तुम्हारा रिश्ता लेकर जाएं? क्या दुनिया में कोई और लड़की नहीं रही थी जो अपनी ही गांव की आम सी लड़की के साथ इश्क लड़ा बैठे हो? दिलावर इस वक्त अम्मा साईं के कमरे में मौजूद खड़ा इनका गुस्सा बर्दाश्त कर रहा था, क्योंकि इसने बात ही ऐसी की थी जो अम्मा साईं का दिमाग ख़राब करना जानती थी। मगर अम्मा साईं, मुझे वो अच्छी लगती है, मैं सिर्फ इसी से निकाह करूँगा, बस इसी से। आप ले जाएं ना मेरा रिश्ता इरज के घर। अम्मा साईं जो बेड पर बैठी थी, दिलावर इनके पास आता, इनका हाथ पकड़कर पास बैठता है। देखो दिलावर, अगर ये बात गांव वालों को पता चले कि हमारे बेटे को हवेली के डर और सॉरी हमारे बेटे को हवेली के ड्राइवर की बहन पसंद है, तो लोग क्या बातें बनाएंगे। हम कुछ नहीं सुनना चाहते, तुम अपनी इस फजूल की ज़िद को बंद करो। वो अपना हाथ पीछे करती कहती है, ठीक है फिर अम्मा साईं, हम भी आपकी ही औलाद हैं, अगर अपनी ज़िद को पूरा ना किया तो फिर कहना। अब तो हमारे और इरज के दरमियान अगर कोई आया तो वो खुद अपनी हालत का जिम्मेदार खुद होगा, क्योंकि अब साईं सरकार के इश्क का सवाल है। वो अपनी शाल को रोक देखता है, अपने कंधों के गिर्द लपेटते वहाँ से बाहर चला गया। जबकि अम्मा साईं इसकी बातें सुनती और भी ज़्यादा गुस्सा हो गई, तो वो इसको पीछे से दिलावर कहकर रोकती हैं, मगर वो एक कदम भी रुकता तो दूर की बात आहिस्ता ही नहीं रुकता। तुम्हें पाने के लिए कुछ भी करना पड़ा तो हम भी हर हद पार कर जाएंगे। माथे पर पड़े बाल थे, गुस्से से सुर्ख आंखें थी, नाभि से लबों पर शैतानी मुस्कुराहट आई और वो हवेली से बाहर निकलता किसी को कॉल करता है। रखमा, एक बात बोलूं, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ कहो, क्या बात है? हैदर और रखमा दोनों यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे किसी कोने के टेबल पर मौजूद थे। वो सबसे अलग बैठे थे। यार मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज़ तुम मान जाओगी। रखमा हैरान थी कि वो क्या कह रहा है, आखिर कहना क्या चाहते हो? सीधे सीधे बताओ ना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं, मगर मैं तुम्हें दोस्त से बढ़कर समझता हूँ। मैं तुम्हारा खुद से भी ज़्यादा ख्याल रखूँगा। बहुत चाहता हूँ तुम्हें। मैंने अपनी चची से कहा है कि वो तुम्हारे घर रिश्ता लेकर जाएँ मेरा, और आज आएंगी वो। हैदर अपनी खुशी से बताता रखमा की जान निकाल गया था। क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर अम्मा साईं को पता चला तो दोनों को मार देंगी। वो डरती कहती अब उठ खड़ी हुई थी, जबकि हैदर भी खड़ा हुआ था। तुम इतना डरती क्यों हो अम्मा साईं से? वो कुछ नहीं कर सकेंगी हम दोनों का, और मैं तुम्हें इज्जत के साथ अपनाना चाहता हूँ। फिर इसमें डरना किस चीज़ का? पास आते वो इसकी गलाई पकड़ता, आंखों में देखते इसके और करीब आने लगा था। ये क्या कर रहे हो? वो कहती फ़ौरन से हाथ पीछे करती है, इर्द गिर्द देखती है। देखो रखमा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और निकाह करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी फैमिली में यूँ यहाँ पढ़ने की जगह पर रिश्ते बना लेना पसंद नहीं होगा, मगर मैं ये साबित करूँगा कि मोहब्बत जहाँ भी की जाए वो सिर्फ मोहब्बत ही होती है, और मुझे तुमसे वही मोहब्बत है जिस पर तुम नाज कर सको और मुझसे अपना हक वसूल करो। ये क्या है सब? क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? क्यों ये सब करके तुम क्या जताना चाहते हो? आंखें इस हुसनज़ादे के चेहरे पर टिकी हुई थी। मैं कुछ भी जाहिर नहीं कर रहा, बस ये कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम चाहिए। हम एक साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हारे करीब कोई दर्द नहीं आने दूँगा। आई लव यू रखमा। आगे बढ़ता वो अपने जज्बात में शिद्दत ले आया था। इतना भी ख्याल इसको कि यहाँ पर सभी लोग बस इनको ही देख रही हैं। इसके ऐसा करने पर रखमा के वजूद पर पहाड़ गिरा था। हैदर उसे दूर होता कि तभी रखमा ने इसके चेहरे पर ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। वो इस लड़के से ऐसी गलती की कोई उम्मीद नहीं रखती थी। हैदर का चेहरा शर्म से झुक गया। तमाम लोग इन दोनों की तरफ देखते आपस में बातें करने लगे। वही रखमा ये सब बर्दाश्त न करती वहाँ से भागने लगी। रफ्तार बहुत तेज़ थी, एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा था उसने, और हैदर इसको वहाँ से जाते देख इसके पीछे भागने लगा था। वो भी यूनिवर्सिटी से बाहर ही निकली थी कि सामने इसको आशिर नज़र आया, क्योंकि वो इसे घर ले जाने आया था। वो भी अपने आंसू साफ करती खामोशी से गाड़ी में आकर बैठ जाती है। आशिर ने पहले नोट किया तो आंखें सुर्ख हैं, मगर फिर यहाँ बात करना मुनासिब ना समझा। वो दोनों गाड़ी में बैठे वहाँ से चले गए, जबकि हैदर अब वहाँ पर आता इनकी गाड़ी को देख रहा था। ये मैंने क्या कर दिया? खुद को कोसते बालों में उंगलियाँ फंसाते गुस्सा करने लगा। वो क्या सोचती होगी मेरे बारे में? प्लीज़ रखमा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मगर न जाने मुझे क्या हो गया था। अब पछतावे के सिवा कुछ ना था। नहीं, मैं इसको ठीक करूँगा। जल्दी से पैंट की पॉकेट से फ़ोन निकालता वो अपनी माँ को कॉल करता है। अम्मी जान प्लीज़, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे रखमा पसंद है, आप प्लीज़ मेरा रिश्ता लेकर जाएं इसके घर। प्लीज़ अम्मी जान, मैं नहीं रह सकता, आप आज ही जा रही हैं बस। रोते हुए फ़ोन को बंद करता वो अपनी गाड़ी की तरफ चला गया। दूसरी तरफ खालदा
बी ने अपने इकलौते बेटे को यूं रोते देखा अपना हाल बुरा कर लिया था। एक वो दोनों की तो एक दूसरे की ज़िंदगी थी, घर में इन दोनों के सिवा कोई न था। वो खुद से ऐद करती अपने कमरे से बाहर निकली थी। क्या हुआ है तुम्हें? सुबह तो बहुत खुश लग रही थी, अब किसने तुमसे पहाड़ खुदवा लिया जो यूं मजलूम की तरह चुप बैठी हो? बाहर नज़र रखती रखमा हाशिर की बात पर फ़ौरन से आगे देखती है जहाँ वो गाड़ी को चला रहा था। कुछ नहीं भाई, वो बस आज एक दोस्त नहीं आई थी तो आपको ऐसा लग रहा है। ओह अच्छा, ऐसी बात है, मगर तुम ज़्यादा सवार मत किया करो खुद पर टेंशन को। न जाने वो कितनी मज़े कर रही होगी घर पर और तुम यहाँ पर हलकान हो रही हो। गाड़ी को सड़क की दूसरी तरफ ले चाहते वो सर नीचे करता आगे देखता कहता है। रखमा कोई जवाब ना देती चुप रही। ख्याल सिर्फ हैदर का था कि क्यों क्या सोचेगी मेरी दोस्तें जब इन्हें पता चलेगा ये सब तुमने मुझे मेरे ही नज़रों में गिरा दिया है। हैदर, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। आंखों में नमी उभर आई थी। तभी वो अपनी कलाई से आंसू साफ करती बाहर देखती है। घर आते वो किसी से भी सलाम से ज़्यादा बात ना करते अपने कमरे में चली गई थी। अम्मा साईं हैरान थी कि इसको अचानक क्या हुआ है। तभी वो इससे बात करने के मतलब से इसके कमरे में जाती हैं, मगर हुरिया को साथ लेकर रखमा रोने में मसरूफ़ होती है। अपनी हालत बुरी कर रही थी। ये क्या हुआ है तुम्हें जो यूँ छुप छुप कर रो रही हो और हमें कुछ भी नहीं बता रही हो? सब ठीक तो है ना? क्या कुछ हुआ है यूनिवर्सिटी में? हमें बताओ रखमा। अम्मा साईं इसको देखते ही पूछती हैं। कुछ नहीं अम्मा साईं, वो तो आज बस कुछ तबीयत ठीक नहीं, बाकी सब ठीक है, आप परेशान ना हो। सीधा होते जवाब देती है रखमा। इनसे नज़रें छुड़ाती है। क्यों, क्या हुआ तुम्हारी तबीयत को? सुबह तो अच्छी खासी थी, फिर क्या हुआ तुम्हें? हुरिया कहते हुए पास आती है। आप भी ना। रखमा आधी बात करती कमरे के चक्कर लगाकर सामान को आगे पीछे रखने लगती है। हाथों में झुंझलाहट थी। अम्मा साईं, बाहर कोई खातून आई हैं। रखमा बेटी की दोस्त की अम्मी, आप देख लें, उन्होंने कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे। मुलाजमा एकदम कमरे में आई और कहकर वहाँ से चली गई। रखमा की जान जा रही थी। ये सोच कर के वो यहाँ पर क्या करने आई हैं, हम अभी देख कर आते हैं और तुम इसको कुछ खाने को दो। पता नहीं कुछ खाया भी है कि नहीं, तभी तो तबीयत का रोना रो रही है। अम्मा साईं कहती कमरे से बाहर निकल गई। रखमा ने इनको रोकना चाहा मगर ख़ुद को भी इनके पीछे जाने लगी। रखमा, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, मुझे सच बताओ कि क्या हुआ है तुम्हें? यूँ परेशान लग रही हो। हुरिया ने इसका बाजू पकड़ कर रोका। तभी वो उसके गले लगती ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बिलाखिर बहन का सहारा जो मिल गया था। पहले तो हुरिया ने कुछ नहीं कहा, मगर जब देखा कि वो चुप ही नहीं हो रही तो इसकी कमर को सहलाना शुरू किया। बस रखमा चुप हो जाओ, मुझे कुछ बताओगी क्या हुआ है तुम्हें तो जो यूँ रो रही हो? आप ही वो हैदर ने मेरे साथ क्या हैदर ने किया है तुम्हारे साथ? आप ही वो मेरे साथ बदतमीज़ी की है, सब लोग देख रहे थे। मैं अब कभी नहीं जाऊँगी यूनिवर्सिटी। आप अम्मा साईं से कहकर इनको यहाँ से भेज दें प्लीज़। वो रोती गला हल्का कर रही थी। तभी एक मुलाजमा ने ये सारी बातें सुन ली थी, क्योंकि वो रखमा के लिए खाना ला रही थी। वो भी अम्मा साईं के कहने पर। हुरिया ने आगे से कुछ नहीं कहा था, वो तो बस इसको चुप करवाना चाहती थी, जो वो चुप हो नहीं रही थी। सीढ़ियों को अबूर करती अम्मा साईं नीचे आई तो सामने एक औरत स्याह शाल को शानों तक ओढ़े वो सोफे पर बैठी इर्द गिर्द चीज़ों को देख रही थी। सलाम लेती वो उठ खड़ी हुई थी, जबकि अम्मा साईं भी आगे से जवाब देती इनको हाथ के इशारे से बैठने को कहती हैं। माशाल्लाह से घर बहुत प्यारा है, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ तो इसलिए आप मुझे जानती नहीं होंगी, मगर मैं रखमा बेटी को अच्छे से जानती हूँ। मेरा बेटा और वो दोनों एक साथ पढ़ते हैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात हुई। फिर कैसे आना हुआ आपका हमारे घर पर? अम्मा साईं कहती टांग पर टांग रखती हैं। दरअसल बात यह है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ अपने हैदर के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप इनकार नहीं करेंगी। मैं समझ सकती हूँ कि वो दोनों एक साथ पढ़ते हैं, जिसकी वजह से बातें तो बनेगी, मगर मैं आपसे वादा करती हूँ कि कभी भी रखमा को अपनी बहू ना समझूंगी, बल्कि आप ही अपनी बेटी समझूंगी। खालदा बी ने नहायत एहतराम से कहा। अम्मा साईं आगे कुछ पेश करती कि पीछे से आती एक मुलाजमा ने इनके कान में सरगोशी की कुछ कहा था, जो वो सुनने कैसे आग की तरह गुस्सा हो गई थी। मुलाजमा ने जो सुना इसमें 10 बढ़ाकर अम्मा साईं को सुनाई थी, जो अम्मा साईं को अब पारा और हाई कर गई थी। देखें, आप हमारे घर आई हैं, हम बहुत खुश हैं, मगर हमारे घर अपने बेटे का रिश्ता लाने से पहले इसे ये पूछ तो लेती कि क्या रंग खिलाकर आया है वो हमारी बेटी के साथ। अम्मा साईं एकदम खड़ी होती गुस्सा दिखाई दे रही थी। देखें, वो बच्चे हैं और इस नादान उम्र में ये सब हो जाता है बच्चों से, इसलिए ही तो हम रिश्ता लेकर आए हैं। अच्छा, तो अम्मा को सब बताकर भेजा है बेटे ने? देखो बीबी, हमारे गांव में ये कोई आम बात नहीं है, हम जान ले लेते हैं इस इंसान की, जिसकी वजह से हमारी इज़्ज़त नफ्स पर हरफ भी आए। इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना अपने बेटे को मौत के मुँह में देखोगी। अम्मा साईं फैसला सुनाती वहाँ से चली गई, जबकि खालदा भी शर्म से सर झुकाए वहाँ से चली गई थी। रखमा वो गरजती कमरे में आई। सामने अभी तक रखमा हुरिया के सीने से लगी तो
और रो रही थी। क्या इसलिए तुम्हें शहर भेजते थे कि ये गुल खिला कर आओ? क्या करके आई हो इस लड़की के साथ? अरे तुझे तो हमारी इज्जत का भी ख्याल नहीं आया, बेशरम लड़की। अम्मा साइंस का बाजू से पकड़ती कमरे से बाहर लाती गुस्से में बस बोले जा रही थी। हुरिया की तो जान ही जा रही थी। रखमा न जाने किस हाल में थी इस वक्त। देखिए अम्मा साईं, आप जो सोच रही हैं वैसा कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ मेरा दोस्त है अम्मा। अम्मा साईं चट्टा इसके आंसू से तो नम गालों पर अम्मा साईं ने ज़ोरदार थप्पड़ रसीद किया। अब उसको हाल मिलाती ज़मीन पर गिराती हैं। अगर तुमने ये सब नहीं किया तो इसकी माँ क्यों आई थी यहाँ पर? रिश्ता लेकर कोई अय्याशी की होगी तभी तो वो आई थी। यूं ही कोई नहीं आता किसी की बेटी को अपनी बेटी बनाने। रखमा हैरान थी कि खालदा भी इसका रिश्ता लेकर आई थी। मुझे कुछ नहीं पता अम्मा साईं वो क्यों आई थी, मगर आप मेरा यकीन करें मैं इस हवेली की इज़्ज़त पर हर भी नहीं लाया जिससे आपका सर झुक जाए। बस बहुत हुआ लड़की, अब हम एक लफ्ज़ भी नहीं सुनेंगे। देखते हैं तुम्हारा रिश्ता और कलमा पढ़ाकर रुखसत करते हैं। रखमा रो रो कर आंखें सुर्ख कर गई। क्या ये होते हैं अपने अपने जिनको इस पर यकीन ही नहीं था। हाँ, ये बात सच है कि एक लड़की की इज़्ज़त पर लगा एक हर भी हज़ारों बुरी नज़रों से और रुसवाई का अहल बन जाता है। वो ज़मीन पर हाथ फेरती चीख चीख कर रो रही थी। इसकी चीखें पुकार हवेली में गूंज रही थी। रात के 11 बज रहे थे जब गांव की सड़क पर 4 गाड़ियाँ ऊंधे मुँह चिल्लाई जा रही थी। इनमें इनमें साया जीप सबसे आगे इनमें से जीप सबसे आगे थी। वो गाड़ी में बैठा मूंछों को बल देता आगे की तरफ देख रहा था। आगे वाली गाड़ी किसी आम से घर के सामने आकर रुकी थी। अंधेरे की वजह से रात होने से किसी का इतना ध्यान नहीं था। वो गाड़ी से बाहर निकलता सिगरेट को सुलगाता अपनी मूंछों में चुभे लबों पर रखता है। जैसा क्या है वैसा करो, हमें कोई शोर शराबा नहीं सुनना। इनमें से एक मुलाजिम इस घर में दाखिल हो जाता है। फिर थोड़ी देर बाद वो बाहर आते कुछ कहता है। काम हो गया है सही सरकार, इसका कहा सुन मुकाबिल शख्स के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट रूनुमा हुई। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? हुरिया सब ठीक तो है ना? इतनी रात को यहाँ पर? हाशिर हमेशा की तरह टेरेस पर जाकर सिगरेट पीना चाहता था मगर वहाँ पर हुरिया मौजूद थी। कुछ नहीं, बस रखमा के लिए बहुत परेशान हूँ। वो ऐसी नहीं है, तुम तो इसको अच्छे से जानती हो ना, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। हुरिया के साथ वाली कुर्सी पर बैठते हाशिर ने एक नज़र आसमान पर डाली जबकि हुरिया भी वहीं की तरफ देख रही थी। मैंने कब कहा कि रखमा ऐसी है? मेरी छोटी बहन है हुरिया। और रही बात अम्मा साईं की तो कुछ दिन नाराज़गी दिखाएंगी फिर खुद ही प्यार से बात करेंगी रखमा से। आंखें किसी तारे पर रुकी हुई थी। आप ठीक कह रही हैं, मगर वो लड़का, मैंने सब पता करवा लिया है इसके बारे में। वैसे तो मुझे अच्छा मालूम हुआ है मगर फिर भी मैं कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह सब जानता है। हम आप ठीक कह रहे हैं हाशिर साईं। हुरिया कुर्सी से उठती है। किधर जा रही हो? बेख्तियार जुबान बोली थी। हुरिया ने पीछे मुड़कर देखा था। अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। क्यों, क्या कोई काम है? नहीं, बस यूँ ही पूछ लिया। अब जाओ, रखमा को भी ज़रा देख लेना, खुद भी टेंशन ना लेती रहना। हाशिर ने वापस नज़रें आसमान की जानिब की। आप भी सोने चले जाएं, रात बहुत हो गई है। हुरिया कहती वहाँ से चली गई। हाशिर भी इसके चाहते सिगरेट को पीने लगता है। ये मंजर एक बड़े से इदारे का था जिसके इर्द गिर्द छोटी सी दीवार बनी हुई थी। ये मंजर एक बहुत बड़े डेरे का था जिसके इर्द गिर्द छोटी सी दीवार बनी हुई थी। मुलाजिम असले के साथ खड़े थे। मौलवी से कहना, आज जो निकाह होने जा रहा है इसकी खुशी में जो दुआ मांगेगा तुझे वो दिया जाएगा, और जाकर देख इसे खुश आया है या फिर नहीं। वो मुलाजिम को हुक्म सुनाता हुआ दिल फरेब मुस्कुराहट दबाता है। मुलाजिम भी अपने कंधे पर बंदूक को लटकाए वहाँ से चला गया। मगर जब वो कुछ देर बाद आया तो चेहरा फ़क हुआ पड़ा था। क्या हुआ है तुझे जो यूँ मुँह बनाकर फिर रहा है? आज तो ये अपनी शक्ल को ठीक कर ले, तेरे साईं सरकार का निकाह है आज। दिलावर हंसते हुए कहता है, साईं सरकार वो लड़की भाग गई है यहाँ से, पता नहीं कहाँ चली गई है। हमने तो उसको बेहोश किया था मगर पता नहीं कब होश आया और भाग गई। चट्टा। दिलावर ने अपने हाथों की मदद से इसको एक ज़ोरदार थप्पड़ मारा। गुस्सा था कि कहीं कम ही नहीं हो रहा था। क्या बकवास कर रहा है तू? तुझे तो मैं बाद में देखूंगा। दिलावर बड़े बड़े कदम रखता इस डेरे से बाहर निकल गया और गाड़ी में आकर बैठते सड़कों पर गाड़ी दौड़ानी शुरू कर दी थी। मगर तभी एक लड़की तेज़ी से भागते हुए नजर आई। इसने गाड़ी को फुल स्पीड देकर इसके सामने गाड़ी रोकी। हाँ हाँ, कहाँ जाओगी? मुझसे बचकर जानम साईं, यूँ रूठा नहीं करते, चलो हमारे साथ, आज हमारा निकाह है। वो इरज को गलाई से पकड़ता ही कि तभी इरज चीख उठी थी, बचाओ, कोई है, प्लीज़ मेरी मदद करो। वो ऊंचा बोलती इसके हाथ पर अपने दांतों से काटती है। पागल जालम साईं, ये क्या हरकत थी? तुम दिलावर का इश्क हो कोई आम चीज़ नहीं कि किसी भी राह चलते के हाथ में पकड़ा दूँ। इसलिए अपने जहन से ताहिर का ख्याल निकाल दो। चलो मेरे साथ, खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो साईं सरकार, ये सब ठीक नहीं है। मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। तो क्या हुआ जानम साईं, हमने भी बहुत इंतज़ार किया था। अब अगर
उनकी बारी आई है तो तुम भी थोड़ी सी तसल्ली रखो। अब चलो मेरे साथ, आगे ही बहुत वक्त ज़ाया कर चुका हूँ, अब और नहीं कर सकता। दिलावर इसको अपने साथ घसीटता गाड़ी के पास लाता है और ज़बरदस्ती अंदर बिठाता है। खुद भी बैठते गाड़ी के दरवाजे को लॉक कर देता है ताकि वो बाहर ना निकल सके। वो इसको वापस डेरे में लाता है, कमरे में ले जाता है जहाँ पर मौलवी साहब आगे ही तशरीफ़ लाए बैठे थे। दिलावर ने इसको माँ बाप बहन भाई की धमकियाँ देकर जैसे तैसे निकाह कर ही लिया था। मौलवी के जाने के बाद इसने इसको भी खासी रकम दी थी। इरज से तो यही नहीं समझा जा रहा था कि ये वही साई सरकार था, मगर जो भी हुआ वो अब इसका शोहर बन चुका था, जो इरज कभी कबूल ना कर सकती थी, क्योंकि दिलावर ने ये रास्ता गन पॉइंट पर करवाया था। वो निकाह के मुकम्मल होने पर ये रिश्ता गन पॉइंट पर करवाया था। उन्होंने कहा कि मुकम्मल होने पर इस कमरे में दोबारा दाखिल होता है। चलो उठो, तुम्हें घर छोड़ाऊँ। लहजा किसी हमदर्दी की सूरत इख्तियार करता था। किस मुंह से जाऊँगी घर में, क्यों तुम तो बड़े ही ज़मीन जागीरदार बनते हो ना, फिर मुझे अपने साथ घर ले जाते। कहाँ जाती है तुम्हारी गैरत। वो फ़ौरन से खड़ी होती है, इसका कॉलर पकड़ती है। इन्हें आंखें लगातार रोने की वजह से सुर्खी माइल थीं। आंखें लगातार रोने की वजह से सुर्खी माइल थीं। जानम साईं, तुम्हारा मुझ पर हक है जिसको तुम्हें ज़रा भी इस्तेमाल नहीं करना आता, मगर खैर हम तुम्हें तमीज़ के दायरे समझा देंगे। और जहाँ रही बात हमारी गैरत की, तो शुक्र अदा करो कि तुम्हें अपनी बेगम बनाया है, वरना हमें इस्तेमाल करके फेंकना आता है। दिलावर इसकी गलाई पकड़ता, इसे दूर करने के इरादे तर्क करता, खुद पर और झुकाता है। वल्लाह ये आँखें कितनी हसीन हैं मेरे महबूब की। वो लब खोलता फूंक वो लब खोलता फूंक इसके चेहरे पर गिराता इसकी आंखें बंद कर गया था। सीधा सीधा कह दो कि आज की रात हमसे दूर नहीं रहना चाहती हो, इसलिए हमारे सामने जाने की बात कर दी तुमने। आवाज़ धीमी सी थी। इरज की धड़कनें इतनी तेज़ थी कि दिलावर बड़े ही दिलचस्प अंदाज में इसकी तेज़ सांसों और धड़कनों को सुन रहा था। वाह, मज़ा आ गया आज तो। दिलावर पीछे हटते तंजिया मुस्कुराहट से कहता है, अब तो तुम हमारे साथ हवेली ही जाओगी, हमारी बेगम बनकर, मगर फ़िलहाल के लिए जानम साईं आज की रात यहीं पर गुजारनी पड़ेगी। मगर ज़रा भी फ़िक्र मत करना, हम बाद में भी समझ गई हो ना। दिलावर आंख मारते हुए कहता है। इरज को लगा कि इसमें ज़रा भी शर्म नहीं है। तुम जैसे बेगैरत मर्द से मुझे इसी की उम्मीद है। दिलावर इरज के मुंह से ये लफ्ज़ सुनकर दिमागी तवाज़ुन भूल गया था। चुप, खबरदार, जो ये लफ्ज़ कहा मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। अगर बेगैरत होता तो तुम्हारी जवानी मेरे हाथों से ख़त्म हो जाती। दिलावर इसकी ठोड़ी को पकड़ता अपने अल्फाजों का कहर इस पर बरसा रहा था। इरज डरते रोती इसका बाजू पकड़ती खुद से दूर करती है। बेहतर जानम साईं कि आइंदा ख्याल रखना, हम हर बार खुद पर काबू नहीं रख सकते। एक तो हमें अल्लाह ने बीवी ही इतनी हसीन दी है और ऊपर से जालिम भी। रखमा यार, कब तक यूँ ही रहोगी कमरे में बंद? प्लीज़ बाहर निकलो, मैं जब से आई हूँ तुम बस कमरे में रहती हो। चलो मेरे साथ। हुलिया कमरे में आती इसको बेड पर बैठा देख कर कहती है, आप ही दिल नहीं है, आप चली जाएं ना, मुझे यहीं पर रहना है। झट से उठते वो कह गई थी, मगर ये लड़की क्या कर रही है इधर? दिलावर, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। हुरिया कुछ भी बोलती आगे की, तभी इसको अम्मा साईं की ऊंची आवाज़ सुनाई दी। ये क्या कह रही है अम्मा साईं? वो दोनों हैरान होती कमरे से बाहर निकली। अम्मा ने दिलावर के साथ एक लड़की को नज़र आई जिसने अपने शानों पर शाल की हुई थी। सफ़ेद चेहरा था मगर आंखें सुर्ख थी। रोने के बायस मैं पूछती हूँ कि ये लड़की क्या कर रही है हमारी हवेली में? किस रिश्ते से लेकर आए हो तुम यहाँ पर इसको? अम्मा साईं, ये मेरी बीवी है, मैंने इसे निकाह कर लिया है। आपसे कहा था ना कि सिर्फ इरज से ही निकाह करूँगा। वो इरज की तरफ देखता है जो सर झुकाए कांपते वजूद से इन सब की बातें सुन रही थी। ओह अच्छा, तो ये है वो लड़की जिसके पीछे तुम हमारी हवेली की गैरत को बेच आए हो। अब तो निकाह भी कर लिया है तुमने। अम्मा साईं आगे आती इरज को आंखें छोटी करती हुई देखती हैं। अम्मा साईं, ये हमारी बेगम है, आपको जो कहना है वो हमें कहें, मगर हम अपनी जानम के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुनेंगे। वाह बेटा वाह, अभी निकाह करके आए हो और अभी इसके पल्लू के साथ लगे मुझे बातें सुना रहे हो। क्या सोच कर तुमने ये निकाह किया? मुझे तो समझ ही नहीं आती कि मेरी औलाद इतनी मुँह जोड़ कैसे हुई। दिलावर आगे बढ़ता है। अम्मा साईं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत सोच रही हैं। बस दिलावर, बस तुम्हारी कमी थी, जो ये करके भी तुमने बहुत ही बड़ा काम किया है। बस मेरी औलाद को जब मेरी फ़िक्र नहीं तो मुझे क्यों लगे तुमसे? अम्मा साईं कहती सीढ़ियों की तरफ रुख करती हैं। रुक जाओ अम्मा साईं, इरज ऊंची आवाज़ में कहती, इनके कदम रोक लेती है। मुझे भी इस रिश्ते से आज़ादी चाहिए, मैं तलाक चाहती हूँ। इसके बोले अल्फाज हाल में खामोशी इख्तियार कर गए और दिलावर गुस्सा ज़ब्त करने वाली आंखों से देखता है, इसकी कलाई पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। जानम, ऐसे नहीं कहते, अभी तो हमारा निकाह हुआ है, इसलिए चुप। अब ऐसी बात की तो आंखों से खा जाने वाली नज़रें थीं जो इरज की स्याह भवें आंखों में देखता इसको डरा रहा था कि तभी अम्मा साईं एक तरफ
तंजिया मुस्कुराहट लाती दोबारा से नीचे आती हैं। देखिए अम्मा साईं, मुझे इस घर में रहने और आपके बेटे में कोई दिलचस्पी नहीं है, इसलिए मुझे तलाक चाहिए अभी के अभी। इरज ये सब जानबूझकर कर रही थी कि दिलावर के लिए मुश्किलात पैदा कर सके, मगर वो भी दिलावर साईं था। फिर भला अपनी जानम को कैसे ना काबू करता। मैंने कहा ना, चुप, खबरदार, जो एक लफ्ज़ भी कहा वरना तुम्हारी ज़ुबान काट दूंगा। तुम्हारे साथ निकाह किया है, ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं जो तलाक चाहिए। छोड़ो मुझे, तुम सब बेगैरत हो यहाँ पर सब। इरज ने लिहाज ना किया और अम्मा साईं का तो मानो मीटर ही हाई हो गया था। इस आमसी लड़की के मुँह से ये लफ्ज़ सुनकर चट्टाक इरज तेज़ी दिखाती अपना बाजू आज़ाद करवाती है कि तभी अम्मा साईं इसके पास आती, एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करती हैं। कुछ पल के लिए सबके मुंह बंद हो गए थे, आंखें हैरान कौन थी कि ये क्या हुआ है। थप्पड़ इरज को नहीं बल्कि दिलावर को लगा था, क्योंकि वो इरज के सामने आता इसका थप्पड़ भी खा गया था। अम्मा साईं चौंक गई थी, और क्यों ना चौंकती, ये जो काम कर गई थी। दिलावर की नज़र एक पल के लिए ज़मीन पर चुकी थी। दूसरी तरफ इरज चंद कदम पीछे होती डर गई कि सब पता नहीं अब क्या होगा। बहुत अच्छा हुआ जो तुमने अपनी बीवी का थप्पड़ खाया। अब तुम्हें भी अकल आएगी कि जब बीवी की ज़ुबान काबू से बाहर हो तो इसका ज़ाला शोहर को उठाना पड़ता है। दिलावर ने आंखें उठाती सिर्फ इरज की तरफ देखा था। अम्मा साईं अब और बर्दाश्त ना करती वहाँ से चली गई, क्योंकि वो अपने ही हाथों से अपने बेटे को थप्पड़ जो मार बैठी थी, और ये काम इनके लिए नहायत तकलीफ दे था। पूरी और रहमा भी इन दोनों से कोई बात किए बगैर ऊपर जा चुकी थी, क्योंकि अगर वो कोई भी बात करती तो अम्मा साईं उनका भी यही हाल करती जो आज दिलावर का हुआ था। आज से पहले इस पर किसी ने हाथ नहीं उठाया था, मगर आज अपनी ही माँ के साथ से थप्पड़ खाया था इसने सिर्फ अपनी जानम के लिए। सब पता नहीं इसका क्या हाल करेगा वो। मुझे तो लगा कि तुम सिर्फ बेगैरत मर्द हो, मगर यहाँ पर तो तुमसे भी आला तरीन लोग भी मौजूद हैं। वो फिर से अल्फाज चबा चबा कर कह रही थी तो दिलावर की बर्दाश्त से बाहर थे। तभी वो चुप करता, इसकी कलाई मजबूती से पकड़ता, अपने साथ घसीटते वाले अंदाज में ऊपर लाता, अपने कमरे में ले जाता है। कमरे में आते ही वो इसको पीछे से खींच तेज़ी से आगे बेड पर गिराता है और ख़ुद आगे बढ़ता है, इसके सर पर खड़ा होता है। इरज उमड़ आने वाले ऊंधे मुंह बेड पर जाकर गिरती है, जिसकी वजह से इसकी कमीज़ थोड़ी सी पोजीशन से हिली थी। आज बताऊंगा कि बेगैरत मर्द क्या होता है और मैं कौन हूँ। कितनी बार कहा था कि अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, मगर नहीं, ये जो कैंची की तरह चलती है ना, आज इसको काटना ही पड़ेगा। जानम साईं इरज जल्दी से सीधी होती, बेड के ऊपर पाँव करती पीछे की तरफ खुद को घसीट रही थी कि तभी दिलावर एक लंबा सांस लेता, इसके पास आकर बैठता है। अब क्या हुआ है तुम्हें? चिल्लाओ ना, अपनी ज़ुबान से कहो ना, मुझे बेगैरत बोल तो क्यों नहीं हो। वो तेज़ी से आगे होता है, इसका जबड़ा दबोच लेता है। प्लीज़ ऐसा मत करो, मैंने क्या किया है? मुझे मेरे घर जाने दो। बस जानम साईं, इतना याद मत करो अपने घर को, ऐसा ना हो कि फिर मैं हकीकत में भी तुम्हारे लिए तुम्हारे घर वाले सिर्फ याद बना दूँ। वो आगे बढ़ता, अपना झुकाव करता, इसकी आंखों में ही देख रहा था जिनमें सिर्फ खौफ झलक रहा था। इसकी ठोड़ी को ऊपर करता, वो इसके लबों पर फोकस करता, मज़ीद आगे बढ़ता है। इरज ने अपनी सांस रोक रखी थी, वो ज़ोर से आंखें बंद करती, आने वाले हादसे पर रजामंद होती चुप रही थी, जबकि दिलावर इसकी कैफियत को देखता कुछ पल यूं ही रहा, फिर एकदम इसको खुद से आज़ाद करता हुआ बेड से उठ खड़ा हुआ। वो कुछ भी ना कहते कमरे से बाहर चला गया था। इरज ने आंखें कमरे के दरवाजे की आवाज़ पर खोली थी, दिल ज़ोर ज़ोर से मचल रहा था। अम्मी आप जब से आती हैं ना, अम्मी आप जब से आई हैं हवेली से होकर तब से चुप रहती हैं, कुछ बताइए ना कि क्या हुआ था वहाँ पर? मुझे फ़िक्र हो रही है। आज भी रखमा यूनिवर्सिटी नहीं आई थी? प्लीज़ अम्मी कुछ तो बताइए ना। हैदर खालदा बी के पीछे पीछे चलता इनसे बात कर रहा था। वो किचन में खड़ी इसको इग्नोर करती, फिर से कुछ सामान निकालने में लग जाती हैं। अम्मी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज़ कुछ तो बताएं कि क्या कहा था उन्होंने, क्या इनकार कर दिया है उन लोगों ने? हैदर आवाज़ आहिस्ता करता कहता है, दिल से जान हलक तक आ रही थी। हाँ, इनकार कर दिया है उन लोगों ने, ये कहकर कि अपने बेटे को लड़कियों की तमीज़ करना सिखाओ। पहले क्या ज़रूरत थी ये हरकत करने की? अब वो कभी भी रखमा का तुमसे रिश्ता नहीं करेंगी। न जाने आजकल की नौजवान नस्लों को ये सब करते शर्म नहीं आती। खालदा बी के मुँह से ये लफ्ज़ सुनकर हैदर का चेहरा शर्म से झुक गया था। अम्मी देखें, आप बस मुझे बता दें कि इन लोगों ने रिश्ते से क्यों इनकार किया है, आखिर क्यों? खालदा बी कुर्सी पर आकर बैठती हैं कि तभी हैदर इनको कंधों से पकड़ता नहायत एहतराम से कहता है, अम्मी आप छोड़ो मुझे तो शर्म आ रही है कि तुमने ये हरकत की है। अगर तुम्हारी कोई बहन होती तो क्या तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर होता कि कोई भी लड़का इसके साथ यूँ करता जो तुमने किसी की बहन के साथ किया है? बताओ। खालदा बी का गुस्सा बढ़ रहा था। मज़ीद अपने गुस्से को जब्त करती वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई और वहाँ से अपने कमरे में चली गई थी। हैदर वहीं पर इनको जाते देखता परेशान सा हो गया था। अरे यार मेरी बात तो सुन लो, तुम्हें पता है आज रखमा क्यों नहीं आई? यार वो मुझसे बात भी नहीं कर रही है, पता नहीं ऐसा क्यों है। क्या तुम्हारी बात नहीं होती इससे? अगर होती है तो इसको ये कहना कि हैदर ने
तुमसे बात करनी है प्लीज़। हैदर सजल के पीछे चलता बातें कर रहा था, तभी वो बेजारी के लिए रोकते पीछे होती है। देखो हैदर, वो तुमसे अब कभी बात नहीं करेगी, तो इसलिए बेहतर है कि तुम इसको भूल जाओ, क्योंकि तुमने जो हरकत यूनिवर्सिटी में की थी वो सबको पता चल गई है। और इसकी अम्मा शाइन को भी शुक्र करो कि भी सिर्फ इसका रिश्ता कहीं और तय हुआ है, वरना वो जितने ज़ालिम लोग हैं तुम्हारी लाश बताकर फिर इसकी तुम्हारी लाश बनाकर फिर इसकी डोली उठाते। क्यों, क्या कह रही हो तुम? इसका रिश्ता कहीं और? मगर क्यों? हैदर ने आंखें फाड़ कर देखा। ऐसा ही है, इसका रिश्ता अम्मा साई ने कहीं और कर दिया है और चंद दिनों बाद इसका निकाह करवा कर कहीं भी रुखसत कर देंगी। इसलिए तुम इसको भूल जाओ और मुश्किलात मत बनाओ इसके लिए। आगे ही इसकी फैमिली बहुत जालिम है। सजल कहती इसको बाईं तरफ से वहाँ से चली गई, जबकि हैदर का दिमाग सुन हो रहा था कि निकाह वो भी किसी और के साथ। रखमा, तुम सिर्फ मेरी हो और देखना तुम्हारे तक पहुंचने के लिए मुझे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो करूंगा। हमारे दरमियान कोई नहीं आ सकता, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। निकाह सिर्फ हम दोनों का होगा। हैदर ने पॉकेट से फ़ोन निकाला, अपना रुख यूनिवर्सिटी से बाहर किया और गाड़ी की तरफ आते सड़क की तरफ देखता हुआ फ़ोन पर बात करते समझाने वाले अंदाज में बताते हुए अपनी गाड़ी में बैठा। मैं भी देखता हूँ कि कौन तुम्हें मुझसे दूर करता है। बहुत जल्द मुलाकात होगी रखमा। रात के 1 बज रहे थे जब सब अपने अपने कमरों में मौजूद सो रहे थे, मगर इस हवेली में अभी भी 2 शख्सियात के पास से भी नींद ना गुजरी थी। एक तरफ रखमा तो दूसरी तरफ इरज थी। दिलावर के जाने के बाद वो कमरे से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकली थी। इसने कल रात से कुछ नहीं खाया था और वो बाहर जाकर इनसे मांग भी नहीं सकती थी। एक तो मुंह ज़ोर ज़ुबान जो चला चुकी थी, अब कौन होता जो उसे खाने का पूछता। वो फिर भी भूखे पेट सोने की कोशिश करती है, मगर जैसे तैसे करके इसकी आंख लग ही जाती है। रखमा भी कमरे में मौजूद सिर्फ हैदर के बारे में ही सोच रही थी। यही अमल इसको बस बार बार याद आ रहा था। एक तो गुस्सा, ऊपर से दिल कर रहा था कि खुद को ही जान से मार दे। ऐसी ज़िंदगी कौन जीना चाहेगा जिसमें एक लड़की के किरदार पर ताकीद की जाए और सबसे बड़ी बात के अपने ही ऐसा समझें। बेड से टेक लगाए वो आंखों को बंद करती सोने की कोशिश करती है। जब आंखों में नींद आलूद होने लगी तो झट से किसी की मौजूदगी को महसूस करती इसने आंखें खोली और बस ये आंखें एक बटन की शक्ल ले गईं, क्योंकि जो मुकाबिल खड़ी शख्सियत थी वो इसकी सोचों से भी बाहर थी। तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो झट से उठती कमरे के इर्द गिर्द नज़र घुमाती है, जबकि वो शख्स इसके पास आता अपने एक हाथ से इसके लबों पर रखता चुप करवा देता है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ, चलो। हैदर ने रखमा के करीब होते सरगोशी नुमा कहा। आवाज़ आहिस्ता थी। वो आराम से हाथ पीछे करता है कि तभी रखमा चीखने की कोशिश करती है। कुछ बोलना चाहती थी, मगर हैदर फिर भी इसके लबों पर हाथ रखता इसको चुप करवा गया था। मैंने कहा ना, चुप, कोई शोर नहीं होगा यहाँ पर। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा कहीं और रिश्ता कैसे होता है। मामा मुझे वो इसके हाथों पर हाथ मारते खुद से दूर करने की जद्दोजहद शुरू करती है। अगर शोर नहीं करोगे तो ठीक है, मैं उठाता हूँ हाथ। वो आंखों से समझाते हुए हाथ पीछे करता है। रखमा लंबा सांस लेती कुछ कहने की कोशिश करती है। तो तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या हरकत थी? रखमा, मुझे इस वक्त बस तुम्हें यहाँ से लेकर जाना है और हम फिर निकाह कर लेंगे। मुझे पता है कि तुम्हें ये बहुत हर्ट करेगा, मगर मैं बहुत खुश रखूँगा तुम्हें, बिलीव मी। हैदर गुस्ताखी से बढ़ता अपनी बातों से करीब बढ़ रहा था, जो रखमा की बर्दाश्त से बाहर था। तभी वो इसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद करती इसको चुप करवाती है। कुछ पल के लिए दोनों के दरमियान खामोशी काबिज हो जाती है। आंखें उठाता वो एक पल भी ज़ाया किए बगैर रखमा की कलाई पकड़ता है, इसको बेड से खड़ा करता है, अपने सीने पर झुकाता है। मुझे मालूम है कि तुम्हें मैंने बहुत हर्ट किया है, मगर मेरा यकीन करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत चाहता हूँ तुम्हें। तुम कैसे किसी और के साथ निकाह का सोच भी सकती हो? देखो इन आंखों में क्या सिर्फ तुम्हारे लिए मोहब्बत नहीं है? रखमा के दोनों हाथ हैदर के सीने पर थे, जबकि झुकाव चेहरे पर था और वो मोहब्बत में कायल आंखों से देख रहा था। अच्छा छोड़ो, मुझे नहीं करना, मुझे तुम्हारे साथ निकाह। मैं अपनी माँ, अम्मा साईं और इसकी हवेली के साथ बगावत नहीं कर सकती। ठीक है, फिर मैं भी अपनी मोहब्बत में बगावत नहीं कर सकता। होना तो तुम्हारा मुझे ही है, फिर चाहे जितना इल्तिजा कर लो। आई एम सॉरी रखमा। हैदर अपनी बात के मुकम्मल होने पर हाथ में मौजूद टिश्यू इसके चेहरे पर रखता है, इसकी आंखों को बंद कर गया। रखमा भी अपने कदमों पर खड़ा ना रह सकती थी और वो गिरने ही वाली थी कि हैदर ने कमर में हाथ डालकर इसको अपने सीने में झुका लिया। वो आंखें नीचे करता इसके चेहरे की तरफ देखता है, जो इस वक्त बेहद हसीन लग रहा था। तभी वो मोहब्बत दिखाता इसके माथे पर बोसा देता है। सुबह के 6 बज रहे थे जब इस गाँव के एक घर से ऊँची ऊँची आवाज़ें गूंज रही थी। अभी तो खेतों पर सूरज अपनी हल्की हल्की किरणें छोड़ रहा था। अरे मेरी बेटी को कौन ले गया? अरे कौन जालिम था जिसने ये सब किया? हाय अल्लाह, मेरी बेटी पली पोसी पता नहीं कहाँ पर होगी। जालिमों को अल्लाह पूछे। तुम सबको शगुफ्ता भी रो रो कर सब घर वालों पर क़यामत कर रही थी। ताहिर भी इनके घर पर मौजूद था। सब लोग किसी फिल्म को देखने यहाँ पर आए हुए थे। हर कोई बातें
करता एक दूसरे को नतीजे सुना रहा था कि तभी इनके घर के बाहर एक स्याह रंग की जीप रुकी, जबकि इसके पीछे भी गाड़ियां थी। सब लोग हैरान थे कि तो ये तो साईं सरकार की गाड़ियां हैं, फिर यहाँ पर क्या करने आए हैं। वो इस घर के दरवाजे पर रास्ता बनाते पीछे हट रहे थे। अभी तो मैंने अपनी बेटी का ब्याह भी करना था, न जाने कौन ले गया मेरी जान को। हाय रब्बा, मुझे मेरी बेटी वापस दे दे। शगुफ्ता भी अपने दुपट्टे से आंसू साफ करती मुसलसल रो रही थी। अरे अम्मा, क्या हो गया है तुझे? ठीक है, तेरी बेटी और हमारे घर पर हमारी बेगम की हैसियत से रह रही है, इसलिए अब हमको थोड़ी बद्दुआएं दिए, क्या पता कबूल होकर हमारी जानम को दूर कर दें। अपने दामाद को प्यार से दुआएं दिया करो। अब तो हमारा इस घर के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ बन गया है। दिलावर सफ़ेद लिबास में मलबूस, शानों पर अजरक ओढ़े हमेशा की तरह मूँछों को बल देता अंदर दाखिल होता है। शगुफ्ता भी इसकी बातें सुनकर किसी बेजान चीज़ की तरह इसके पास आती पाँव में गिर पड़ती है। ताहिर की जान पर बन आई थी कि इसने इरज के साथ निकाह कर लिया है और अपनी बातों की तस्दीक चाहता था। साईं सरकार, हमारी बेटी वापस कर दो। ना 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 अम्मा, ये तू क्या कह रही है? बेटियां रुखसत होने के बाद सिर्फ अपने शोहर के घर की होकर रह जाती हैं और वो हमारी बेगम है। हम इसको यहाँ पर क्यों छोड़ दें? आखिर हवेली की इज़्ज़त है वो हमारी, इसलिए तो ऐसा मत बोल। अब उठ यहाँ से, यूँ थोड़ी ना अच्छा लगता है कि घर आए नए नए दामाद को ऐसे खुशामदीद कहा जाए। और तुम सब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, घर में अभी रोटियाँ तोड़ी नहीं होंगी कि यहाँ पर मुंह उठा के आ गए हो सबके सब। वो दिलावर गुस्सा करते हैं, सबकी तरफ देखता कहता है कि तभी ताहिर आगे आता है, इसका कॉलर पकड़ लेता है बगैर किसी खौफ के। सब लोग हैरान थे। कमीने, कहाँ है मेरी इरज? बता, मुझे तो पहले दिन से ही शक था कि तू ऐसा ही होगा, तूने ही अगवा किया है हमारी इरज को। ताहिर की ये गुस्ताखी, दिलावर का गुस्सा ज़मीन आसमान कर गई थी। वो अपनी मजबूत हाथों से इसके हाथों को दूर करता अपने कॉलर को झाड़ता है कि तभी सब लोग ये मंजर देखते अपने मुंह खोल लेते हैं, क्योंकि दिलावर ने इसके चेहरे पर तीन मरतबा थप्पड़ रसीद किए थे। पहले 2 थप्पड़ तो उसने होश में खड़े खाए थे, मगर अगला तीसरा इसको ज़मीन पर गिरा गया। ख़बरदार, जो अपनी ज़ुबान से हमारी जानम को कुछ भी कहा, और तेरी इतनी औकात नहीं हमारा कॉलर पकड़ने की, इसलिए आज के बाद अपनी औकात देख कर हमारे सामने आना। समझ आई बात? वो धाड़ते हुए बोल रहा था। अब सभी गांव के लोग चुप होते वहाँ से जाने के लिए, क्योंकि सरकार साईं ने जो इसका हाल किया था, अगर कोई भी और होता तो इसके साथ भी यही होता। और बंद करो ये रोना धोना अम्मा, खुश हो कि तेरी बेटी का नसीब हमारे साथ जुड़ा है, ताकि इस ताहिर के साथ अगर तुझे पता चल जाए कि जितना ये शरीफ है गांव से बाहर, तो तू कभी भी इसका रिश्ता ना करती इरज से और इस बारे में सोचती तक ना। मैं बस यहाँ यही बताने आया हूँ कि वो अब मेरी इज़्ज़त है, इसलिए अब तमाशा मत बनाना, वरना तुम जानती हो अम्मा कि साईं सरकार क्या कुछ कर सकता है। बेहतर है मैं चलता हूँ, वो कहते वहाँ से चला गया। शगुफ्ता बी के दिल को सुकून मिला, मगर ताहिर इतनी भीड़ में दिलावर के हाथों से थप्पड़ खाकर दिमागी तवाज़ुन खो चुका था। दिलावर जो गाड़ी में बैठने वाला था कि तभी ताहिर आगे बढ़ता मुलाजिम के हाथ से बंदूक छीनता दिलावर की तरफ निशाना बनाते गोली चला देता है। सभी गोली की आवाज़ पर घर पर साया कर गई। परिंदे खौफ से चीखने लगे। हर तरफ मुलाजमों की भागदौड़ लग गई। कुछ तो दिलावर की तरफ लपके, मगर कुछ ताहिर को पकड़ने लगे, क्योंकि वो फायर करके वहाँ से भागने लगा, मगर मुलाजमों ने पीछा करते इसको पकड़ ही लिया था। और दिलावर गोली खाते पहले तो हड़बड़ा गया था, मगर तभी मुलाजिम इसको सहारा देते गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाते हैं। गोली इसके पेट को छूकर गिर गई थी, मगर खून काफ़ी था और ऊपर से लिबास भी सफ़ेद, जिसको देखकर दिल दहल जाता था। मौलवी साहब से कहो कि तैयार रहें निकाह के लिए, मैं अभी जा रहा हूँ देखने, इसलिए तुम यहाँ का ख्याल रखना। वो अपने दोस्त को समझाता वहाँ से चला गया। ये सब एक छोटे से फ्लैट में मौजूद थे। हैदर ने रखमा को यहाँ पर एक छोटे से कमरे में बंद कर रखा था। निकाह करने की घर से मौलवी को भी बुला लिया था। अब पता नहीं रखमा का क्या रिएक्शन होगा। आगे से वो कमरे में आते सामने रखमा को पाता है, जिसे कुर्सी के साथ बांधा गया था, मगर सिर्फ कलाई को। रखमा, ये क्या हुआ है तुम्हें? वो इसकी कलाई पर फ़ोन देखता फ़ौरन से आगे भागा, क्योंकि रखमा का बेचारा कोशिश करना इस खून को बहा गया था। दिखाओ मुझे, छोड़ो प्लीज़। हैदर, मुझे जाने दो अम्मा, साईं हम दोनों को कत्ल कर देंगी, प्लीज़ मुझे जाने दो। खामोश, बिल्कुल खामोश। छोड़ आऊँगा तुम्हें हवेली, मगर पहले निकाह करना होगा मुझसे। हैदर रिलैक्स होते कहता है, इसकी फ़िक्र बढ़ा गया था। तुम पागल हो गए हो क्या? ये क्या बच्चों वाली ज़िद है? अगर अम्मा साईं को पता चला कि इनकी जवान औलाद एक आधी रात बाहर गुजार कर आई है, तो क्या सोचती होंगी वो? तुम तो एक लड़के हो, तुम्हें तो इसकी कोई फ़िक्र नहीं, मगर मैं एक लड़की हूँ, खुदा का वास्ता है जाने दो। हैदर का जो जवाब दिए बगैर अपने काम में मशरूफ़ था। वो इसकी दोनों कलाइयों से कुर्सी को खोलता, इसकी कलाई को पकड़ता, खून को देखते आंखें नम कर लेता है। देखो क्या हाल कर लिया है तुमने। अब मुझे पहले ये पट्टी लगानी होगी, फिर निकाह करना होगा। तुम तो अभी से मुझसे काम निकलवाने लग गई हो। रखमा, वो हल्की सी मुस्कुराहट से कहता उठ खड़ा हुआ, मगर तभी रखमा कुर्सी से उठती इसको धक्का देती हुई भागने लगी थी। रखमा, रुको, कहाँ जा रही हो? हाँ, दरवाज़ा बंद है जान। रखमा जो दरवाजे की तरफ लौटती थी कि सामने इसको बंद पाकर हैदर इसकी कुर्सी पर बैठता दीवाना
गफ़ार कहता है, उफ़ रखमा तुम कितनी मासूम हो मेरी जान, अच्छा बात है बाद में, पहले ये मरहम लगाता हूँ। हैदर उठते कमरे में मौजूद टेबल की तरफ जाता है, एक बॉक्स को लाता है, इसमें से पट्टी और रुई निकालता रखमा की तरफ रुख करता है, जो अभी तक दरवाजे के साथ लगी खड़ी थी। इधर आओ, पट्टी करूं, क्यों ज़िद की है यहाँ से जाने की? अब ऐसा मत करना, मैं तुम्हें नहीं देख सकता, तुम्हें यूँ इस तरह से मोहब्बत करता हूँ। जब तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत होगी ना, तो फिर देखना मेरे दर्द में होने पर तुम्हें कैसा महसूस होगा। कुर्सी पर बैठते हुए अपने काम में मसरूफ़ वो कहते अपनी पट्टी को मुकम्मल कर गया। रखमा ने आगे से कुछ भी ना कहा था। एक दफ़ा नज़र इसके चेहरे पर गई थी, स्याह हल्की सी शेविंग, साफ सुर्ख सफ़ेद चेहरा था। लबों को खोलते वो दिल लगा कर इसको पट्टी करता अब उठ खड़ा हुआ था। चलो ये तो हो गया, अब हम जल्दी से निकाह कर लेते हैं, फिर तुम्हें भी घर छोड़ आऊँगा। वो कहते कमरे से बाहर चला गया, जबकि रखमा रोते गालों को तर कर रही थी। आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या अब वाकई में इसका निकाह हैदर से होना था या फिर नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। हुरिया, ये सब क्या हो गया? पता नहीं किसने ये सब किया हमारे बेटे के साथ। तो तुम हाशिर को कॉल करो और पूछो कि किस अस्पताल में दाखिल किया है। दिलावर को अम्मा साईं रोती दिल भारी कर रही थी। हुरिया कंधों से पकड़ती, चुप करवाती, हौसला दे रही थी। अम्मा साईं चुप हो जाएं प्लीज़, ज़रा, अल्लाह सब ठीक कर देगा, मैं करती हूँ हाशिर को कॉल। हुरिया फ़ोन को पकड़ती लरसते हाथों से हाशिर को कॉल करती है, मगर तभी इरज जो कमरे में मौजूद थी शोर मचाती हुई कमरे से बाहर निकली और मुलाजमा से पूछा, ये शोर क्यों हो रहा है, क्या बात है जो अम्मा साईं यूँ रो रही हैं? आंखें सवालियाँ थी। मुलाजमा ने हैरान होते जवाब दिया, बीबी साहब आपको नहीं पता कि साईं सरकार सुबह ही आपके घर गए थे, मगर वहाँ पर एक ताहिर नामी लड़के ने गोली चला दी। इसको तो पकड़ लिया है, मगर साईं सरकार अस्पताल में है, आप इनके लिए दुआ करें। मुलाजिम बता रहा था कि खून ज़्यादा बहा है। हुरिया ने ऊंची आवाज़ में इस मुलाजमा को बताया तो वह फ़ौरन भागती वहाँ से चली गई, जबकि इरज को ढेरों और शर्मिंदगी ने आन घेरा था। न जाने क्या खौफ था, कुछ पल ये खुद से बेगानी हो गई थी, पाँव से ज़मीन जाती महसूस हो रही थी। क्या यही लिखा था किस्मत में? माना कि वो दिलावर से मोहब्बत नहीं करती थी, मगर यूँ इसके इस हाल में होना इसको भी दर्द दे गया था। वो 2 कदम पीछे करती, दौड़ लगाती, अम्मा साईं के कमरे में दाखिल होती। अम्मा साईं ये क्या हुआ है? दिलावर किधर है? हुरिया इसको कहो कि यहाँ से चली जाए, हम इसकी शक्ल बर्दाश्त नहीं कर सकते। अम्मा साईं का गुस्सा अभी भी ताज़ा था, जो यूँ कहती है। इरज की आंखों से आंसू रवा हो गए थे। इरज तुम प्लीज़ अभी जाओ यहाँ से, बस दुआ करो और उसे कुछ ना हो, मगर मुझे इसके पास जाना है, प्लीज़ मुझे ले जाओ, खबरदार। जो ये लड़की वहाँ पर गई। अम्मा साईं उठती सिरे से इसे पास आती, इसकी कलाई पकड़ती, कमरे से बाहर घसीटती हैं। क्या कहा था तूने कि इस हवेली में बेगैरत लोग रहते हैं? तो सुन ले, अब तू भी यहाँ पर रहेगी और तुझे यहाँ से कोई भी नहीं निकालेगा। सुन लो सब मुलाजिम, इस कमरे से अगर मैंने बाहर देख लिया तो सब अपनी जान बचा लेना, मुझसे टांगे तोड़ दूंगी। अम्मा साईं कहती इरज को कमरे में बंद करती वहाँ से चली गई थी। वो हुरिया को साथ लेती हवेली से बाहर जाने ही लगी थी कि सामने हाशिर और दिलावर आते हुए नज़र आए। हाशिर ने इसको सहारा दिया था। अम्मा साईं हैरान थी कि यहाँ पर कैसे आ गया, मगर इस वक्त हैरानगी से ज़्यादा फ़िक्र का हक़ था। दिलावर ये क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं अम्मा साईं, बस थोड़ा बहुत खून बह गया था गोली की वजह से, मगर अब ठीक हूँ। इरज किधर है? इस वक्त भी ढीठ बने हो कि इरज किधर है? चलो मेरे साथ, तुम्हें अस्पताल लेकर जाऊँ, यूँ घर पर रहना ठीक नहीं है। उफ़ो अम्मा साईं, मैं अभी आ रहा हूँ अस्पताल से, अब जाकर किसी को भी देख कर कहेंगे कि इसको फिर क्या हुआ। मुझे बस अपने कमरे में आराम करना है। इरज से कहें कि कुछ बना कर खिला दे, मगर रहने दे, मैं खुद ही कह लूँगा, अब चलता हूँ। दिलावर ने हाशिर का सहारा छोड़कर कहा कि तभी हाशिर ने इसको बाजू से पकड़ा। यार देख तो ले, कितनी चोट लगी है तुझे। अम्मा साईं ठीक कह रही हैं कि अस्पताल चलते हैं। हाय छोड़ यार, समझा कर अपनी बेगम को इतना बड़ा दुख नहीं देना चाहता कि एक रात का इसके लिए नहीं जा सकता। दिलावर आंख मारते कहता। हाशिर को भी हंसा गया था। वो ऐसा सा कदम रखता हॉल में दाखिल होता, सारी जाते कमरे की तरफ जाता है, मगर तभी इसका किसी की सिसकियों की आवाज़ आई। इसने पीछे मुड़कर देखा कि कोई खड़ा तो नहीं, मगर वहाँ पर कोई नहीं था। इसने कमरे को अनलॉक किया, क्योंकि अम्मा साईं ने इरज को इसके कमरे में बंद कर रखा था। पहले तो वह हैरान हुआ कि लॉक किसने किया, मगर फिर भी तभी सिसकियों को सोचता अंदर दाखिल हुआ तो इरज बेड के कॉर्नर पर बैठी रो रही थी। आप आगे कहीं? वो दिलावर को देखती फ़ौरन से आगे बढ़ती, परेशान होते इसके करीब हो रही थी। इसको ये भी होश ना रहा कि वो इसको पसंद नहीं करती। क्यों रो रही थी तुम जानम? देखो तुम्हारे ताहिर ने गोली मारी है मुझे, वो हम दोनों को एक साथ नहीं देख सकता। अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता।
दिलावर लबों पर हंसी दबाता बेड पर बैठता है। आह, बहुत ज़ोर की लगी है तुम्हें तो कोई फिक्र ही नहीं अपने शोहर की। देखो सारे कपड़ों पर खून लग गया है तुम्हारे मासूम शोहर का। दिलावर एक नज़र लिबास पर डालता उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वो अब कपड़े बदलने का इरादा करता था। बैठे रही, मैं लाती हूँ कपड़े। क्या सच में? दिलावर आंखें बड़ी करता है। इरज का सर झुका गया था। फिर एक काम करना, बदल भी खुद देना। यार हिला भी नहीं जा रहा। दिलावर की बात पर इरज ने नज़रें उठाते हुए देखा। जानम ऐसे ऐसे करेंगी? ऐसे के कैसे देख रही हैं? अगर मुझे पता होता तो अस्पताल में ही कपड़े बदलवा लेता, मगर क्या करूं, वहाँ पर मेरी बेगम जो मौजूद ना थी। मगर खैर कोई बात नहीं, अब तो है ना। दिलावर थोड़ा सा बेड के ऊपर होकर बैठता, अपनी कमीज़ के ऊपर वाले बटन खोलता है, फिर बाजू से बटन खोलता है, इसको कोनियों से ऊपर करता। अब इरज की तरफ देखता है कि वो कब आके आके कुछ करेगी। मैं किसी मुलाजिम को भेजती हूँ, इरज कहती मुड़ी थी कि तभी दिलावर एकदम उठते इसकी कलाई पकड़ता अपनी तरफ खींचता है, मगर यूँ उठने की वजह से दर्द महसूस हुआ था, जिसके बायस इसकी आंखें खूनी इनकलाब ले आई थी। रुक जाओ, मैं खुद बदल लूँगा कपड़े, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। हाँ एक काम कर दो, कल से कुछ नहीं खाया, मेरे और अपने लिए कुछ अच्छा सा खाना बना लो, ताकि जब मैं हाथ से बात से बाहर आऊँ तो खाना तैयार हो। मुझे पता है कि तुमने कल से कुछ नहीं खाया, इसलिए किसी मुलाजमा से कहा ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ हो जाए। दिलावर की आंखें सिर्फ इरज के चेहरे पर थीं। दीवाना वार देखता वो इसकी नज़रें भी खुद पर जमा गया था। इरज भी बस इसकी तरफ देखती आंखें नम कर गई थी। कैसे इसको पता कि इसने खाना नहीं खाया, और ऊपर से इसने भी नहीं खाया था। वो आंखों को सवालिया बनाता कुछ पूछता है, ऐसे क्या देख रही हो, कहीं प्यार व्यार तो नहीं हो गया मुझसे? वैसे मुझे कोई मसला नहीं है, अगर तुम अभी मुझसे मोहब्बत वसूल करना चाहती हो तो मैं तैयार हूँ। इस हालत में भी दिलावर शानों से पकड़ता अपने और करीब करता। इसका जहन बदल रहा था। तभी वो आंखें चढ़ाती जैसे तैसे करती वहाँ से बाहर निकल गई थी। दिलावर भी एक ज़ोरदार कहका लगाकर कपड़े बदलने की गर्ज से बात में घुस जाता है। ये रखमा किधर है? सुबह से नहीं देखा इसको। जाओ इसे कहो कि आज तैयार हो जाए, रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं। हुलिया से कहती अम्मा साईं बेड पर बैठी मुलाजमा को समझा रही थी खाने के मुतलिक। अम्मा साईं, मैंने रखमा बीबी को सुबह से नहीं देखा, पता नहीं किधर है वो। मुलाजमा जो काम के मुतलिक समझ रही थी फ़ौरन से बोली, क्या मतलब तुम्हारा? कहाँ पर है वो लड़की? अम्मा साईं कहती उठती हैं, मुझे नहीं पता अम्मा साईं वो किधर है, मगर हमने सारा कमरा ढूंढ लिया है, वो कहीं नहीं मिली। क्या बकवास कर रही हो पागल लड़की, जाओ देखो किधर है वो। अम्मा साईं, मेरा यकीन करें वो अपने कमरे में मौजूद नहीं, मुझे तो लगता है कि वो भाग गई है हवेली से। मुलाजमा ने बेलगाम बात कर डाली थी। अम्मा साईं गिरती गिरती बची थी। मुलाजमा और हुरिया ने आगे बढ़ते इनको संभाला था। रखमा देखो मैं आ गया हूँ, अब जल्दी से साइन करो। हैदर कमरे में आते हाथ में पेपर थामे रखमा की तरफ जाता है। हैदर, मुझे घर छोड़ाओ प्लीज़। नहीं जान, ऐसा नहीं कर सकता मैं, मुझे ये सब करने पर तुम्हारी अम्मा साईं ने मजबूर किया है। अगर वो मेरे रिश्ते से ना इनकार करती तो आज तुम अपने घर पर होती, मगर वो कहते हैं ना जो होना है वो अच्छे के लिए होता है, इसलिए साइन करो। हैदर आगे बढ़ता है, पेपर सामने करता है। रखमा ने कपकपाते हाथों से इनको थामा। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी हैदर, तुमने एक बेबस लड़की से अपनी अना में आकर ये निकाह किया है, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। उफ़ रखमा, तुम क्यों भूल रही हो, मैं तुम्हें चाहता हूँ, इसलिए ही तो निकाह कर रहा हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब, मैं तुम्हें मना लूँगा, मगर पहले साइन करो। हैदर ने पेन आगे करते कहा, जिसे रखमा ने चंद मिनट के बाद पकड़ा। बहुत गुड, अच्छे से मालूम है तुम्हें कि साइन करे बगैर नहीं जा सकती तुम यहाँ से, इसलिए अब जल्दी से हम दोनों को एक कर दो। रखमा के कानों में बार बार अम्मा साईं के अल्फाज गूंज रहे थे कि यानी नहीं, कोई नहीं करता है किसी की बेटी को अपनी बेटी कबूल। इसने कुछ कहा होगा तभी तो रिश्ता लेकर आई इसकी माँ। रखमा ने कपकपाते हाथों से इन पर अपनी मोहर लगा दी। ताउम्र के लिए हैदर की होकर रह गई, मगर साइन करने के बाद हाथों से पेन ज़मीन पर जा गिरा था। अब वो पेन को ज़मीन से उठाता रखमा के आगोश में देखता है। हैदर कुछ भी ना कहते पेपर थामे वहाँ से चला गया, जबकि रखमा चीख चीख कर रो रही थी। इरज कमरे में आती, खाने की ट्रे बेड पर रखती, इर्द गिर्द चक्कर लगाती है, हाथों को मसलती है और बहुत परेशान लग रही थी। दिलावर बात का दरवाज़ा खोलता हुआ बाहर निकलता है। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। वो क्या लगा रखी है तुमने? जानम, इधर आओ, हमारे पास आकर बैठो। दिलावर बेड पर बैठते हुए कहता है। इरज भी चंद फासले पर बैठी थी। दिलावर बालों में तौलिया हिलाते इरज को अपनी आंखों की तपश में लेता है। जानम, क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक तो है ना? वो मैंने मुलाजमा से सुना है कि रखमा घर से भाग, मेरा मतलब है चली गई है। क्या क्या कह रही हो? वो किधर है? मुझे नहीं पता, अभी मुलाजमा से सुना है। दिलावर फ़ौरन से उठा, वो कमरे से बाहर चला गया, मगर सीधा अम्मा साईं के कमरे में दाखिल हुआ।
मैं क्या सुन रहा हूँ अम्मा साईं कि रखमा नहीं है हवेली में, किधर चली गई है वो? दिलावर ने आते ही सवाल पूछा, मगर इरज जिसके पीछे ही मौजूद थी। बड़े साहब आपको कुछ नहीं पता, अम्मा साईं ने इनका रिश्ता तय कर दिया था, इस वजह से वो यहाँ से चली गई हैं। मुलाजमा ने कहा। तो अम्मा साईं ने इसकी तरफ देखते बाहर जाने को कहा। क्या मतलब है कि रिश्ता तय हो गया था इसका और मुझे कुछ बताया भी नहीं गया? आखिर क्यों? हाँ, तय तो किया था इसका रिश्ता, मगर वो कहते हैं ना कि अगर औलाद ही बेफैज़ हो तो ये दिन भी देखना पड़ता है। वो अपने आशिक के साथ भाग गई है, अब तो हमारा मुंह काला कर गई तेरी बहन। अम्मा साईं चुप कर जाएं, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। चुप चुप। दिलावर आगे जाता इनके पास बैठते चुप करवाता है कि तभी हुरिया भागती हुई कमरे में आई। सबकी बेख्तियार नज़र इस पर गई थी, चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। अम्मा साईं वो रखमा वापस आ गई है, देखें वो वापस आ गई है। अम्मा साईं हुरिया की बातें अम्मा साईं का फ़ोन खोल गई थी। वो अब यहाँ पर वापस क्या करने आई है? तभी वो गुस्से से उठती बाहर चली जाती हैं, मगर दिलावर भी उठता बाहर जाने ही लगता है कि इरज इरज सामने आ जाती है। वो उसका हाथ मजबूती से पकड़ता अपनी मोहब्बत जताते बाहर लेकर चाहता है, मगर बाहर हैदर और रखमा हाल में खड़े नजर आए। क्या करने आई हो वो वापस यहाँ पर? दिल नहीं भरा हमें मारकर जो अब दफन होते हुए देखना चाहती हो? अम्मा साईं गरजती हुई बोली थी। और देखो इस लड़की को अपने आशिक के साथ आई है। अम्मा साईं देखें, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे दरमियान जिससे आपकी कब्र तक बात जाए। हम दोनों ने निकाह किया है, एक पाकीज़ा रिश्ते में बन गए हैं। हैदर ने रखमा का हाथ पकड़ते आगे बढ़ते खौफ होकर कहा, देखो लड़के, इज़्ज़त तो वो जो अब हमारी चली गई। निकाह करने से तुमने ये जताया है कि तुम इस हवेली की लड़कियों से पहले याशियाँ करोगे, फिर तुम्हारे लिए इसलिए निकाह करोगे। अम्मा साईं लफ्ज़ चबा चबा कर कह रही थी। अम्मा साईं, हम दोनों ने एक दूसरे के साथ कोई गलत रिश्ता नहीं बनाया, और खुदा की कसम ये मेरी मोहब्बत है, मैं अपनी मोहब्बत से इश्क करता हूँ। क्यों चुप है रखमा? तू बता ना, क्या कह रहा है ये लड़का? क्या तू नहीं करती इससे मोहब्बत? रखमा की नज़रें झुकी देखी, वो कहती, प्लीज़ अम्मा साईं, मैं आपकी बेटी हूँ, मेरा यकीन करें, बेटी जैसी हो मगर बेटी नहीं। इनके बोलने पर अल्फाज रखमा के दिल पर लगे थे। चली जाओ यहाँ से, जिसके साथ निकाह किया है अब इसको कहो कि तुम्हें ले जाए यहाँ से। अम्मा साईं कमर दिखाते हुए जाने लगी। रुक जाएं अम्मा साईं, हैदर कहते रखमा का हाथ पकड़े आगे बढ़ता है। इसका मुहाफ़िज़ लग रहा था, आपको इसको माफ़ कर दें, इसने कभी नहीं चाहा था मुझसे निकाह करना, मगर मैंने इसको ज़बरदस्ती मजबूर किया था। हैदर के चेहरे पर रखमा की नज़र पड़ी। हम तुम्हें क्या लगता है कि हम इसको अब दोबारा इस हवेली में रहने देंगे? नहीं, कभी भी नहीं। ले जाओ इसको यहाँ से। अम्मा साईं, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा, बस आप इसको माफ़ कर दें, ये नहीं रहेगी आपकी नाराज़गी के साथ मेरे पास। तो क्या करें हम? तुम्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था ना। अम्मा साईं ने साफ साफ इनकार कर दिया। हैदर प्लीज़ चले जाओ यहाँ से। रखमा कोई भी रिश्ता ना पाते रखमा कोई भी रिश्ता ना पाते हुए शोर का हाथ पकड़ते जाने किसे कहती है, जबकि इसे कहती है, जबकि हैदर इसे हाथ पर हाथ रखता सर को नफ़ी में जुम्बिश देते जाने से इनकार करता है। आप क्या चाहती हैं इससे? असल बात की, इसको छोड़ दो अभी, इसी वक्त तलाक दो इसको। अम्मा साईं की यही बात सबकी जान निकाल गई थी। अम्मा साईं, ये आप क्या कह रही हैं? वो भी बच्चे के, अगर ऐसे में इन दोनों ने निकाह कर लिया है तो आप खुश हो के इनमें अकल है, वरना जो लड़के होते हैं ना आज के दौर में वो कभी भी ऐसा नहीं करते। दिलावर आखिर में बोल ही पड़ा था। हाशिर भी हाल में आते ये सब देखता चौंक गया था, मगर खामोश रहा। जाओ, मैंने माफ़ किया तुम्हें, मगर तुम यहाँ पर इस घर में नहीं रहोगी तब तक जब तक हमारा तुम दोनों पर से गुस्सा ना ख़त्म हो जाए। अम्मा साईं ने भी हार मान ली थी, क्योंकि इनके लिए रखमा के आंसू बहुत तकलीफ़ दे थे। रखमा आगे बढ़ती, इनका हाथ चूमती है, अपने माथे से लगाती है। यार ये सब क्या हो रहा है? ये लड़का कौन है? हाशिर थोड़ा सामने सबसे दूर होते हुए हुरिया के पास आते हुए पूछता है। चुप करो, क्यों अम्मा साईं से मरवाओगे? बाद में बताती हूँ, अभी चुप कर जाओ। हुरिया दांत पीसती कहती खामोश हो गई थी, जबकि हाशिर भी इसकी मान गया था। अम्मा साईं सबको छोड़े अपने कमरे में चली जाती हैं, जबकि हैदर भी रखमा का हाथ थामे इस हाल से बाहर निकल गया। रखमा और हैदर घर आके थे। खालदा भी ने इन दोनों को प्यार दिया था इनके निकाह होने पर, क्योंकि वो अब मुत्तफिक थी इस रिश्ते से। उन्होंने देखा था कि हैदर रखमा के बगैर नहीं रह सकता, वो भी इसको अपनी बेटी मानती, कोई बहस ना करती हैं। उन्होंने इन दोनों को आराम करने के लिए कमरे में छोड़ दिया था। रखमा, ये सब क्या है? हम दोनों एक साथ नहीं सोएंगे क्या, जो यूँ अलग अलग बिस्तर बना दिए हैं तुमने? हैदर ने सोफे पर पड़े बिस्तर की तरफ देखा, क्योंकि वो अभी अभी बात से बाहर निकला था।
मुझे तुम्हारे साथ तो क्या तुम्हारे पास भी नहीं रहना, सोने की तो बहुत दूर की बात है। वो कंफर्टर को सीधा करती लेट जाती है। नहीं, अब ऐसा क्या कर दिया है मैंने कि तुम मुझसे यूँ बात कर रही हो। एक तो तुमसे निकाह किया है इतनी मुश्किल के साथ, और ऊपर से मुझे इस जंग में जीतने का एजाज़ यूँ ही कि इनाम देने को कि यूँ रवैया दिखाया जा रहा है। देखो अच्छा नहीं है ये सब, अपनी बकवास बंद करो। समझ आई तुम्हें? रखमा ने बेजार होते हुए कहा। और अगर ऐसा ना करो तो क्या कर लोगी तुम? हैदर अपना रुख इसकी तरफ करता भारी कदम रखता इसकी आंखों में देख रहा था। अच्छा सॉरी, अब तो माफ़ कर दो मुझे। देखो कितनी मुश्किल से तुम मुझे मिली हो, अब ऐसे नाराज़ रहोगी तो फिर मेरा दिल बुझ जाएगा तो उससे मुझे क्या लगे? ये सब पहले सोचना था ना। हैदर मज़ीद आगे बढ़ता इसके सर पर खड़ा हो जाता है। सोच तो अभी भी बहुत कुछ रहा हूँ अपने और तुम्हारे बारे में, मगर वो क्या है ना कि अब सोच ही सकता हूँ, कर नहीं सकता। मगर कोई बात नहीं, मेरे अल्लाह को मुझसे तुम्हारी मोहब्बत से ज़्यादा मोहब्बत है। जिस तरह से उन्होंने तुम्हें मेरे नसीब में लिखा है, इस तरह से मेरी मोहब्बत भी तुम्हारे दिल में लिख देगा, जो तुम पर तमाम उम्र फ़र्ज़ हो जाएगी। हैदर इस पर झुकता है, इसकी चुटिया पर हाथ रखता, माथे पर बोसा देता है, मगर चंद पल के बाद वो पीछे हटता। रखमा की आंखें बंद थी। न जाने क्या सुकून था इसकी गुर्बत में। अगर मैं निकाह में हो तो गुर्बत में सुकून जन्नत की मानद होता है। आज इनकी मोहब्बत भी निकाह की शक्ल में मुकम्मल होकर इनका कलाम बन गई थी। वो दोनों हमेशा के लिए अब खुद से जुड़ गए थे। खुदा करे तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए, फिर देखना एक साथ यूनिवर्सिटी जाया करेंगे। और हाँ, फिर सबको मैं बताऊंगा कि ये वही लड़की है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था और मैंने इसे इंतकाम लेने के चक्कर में खुद को ढेरों नुकसान कर लिया। हा हा हा, हैदर शरारत से कहते पीछे हटाई था कि रखमा ने सोफे पर बड़ा तकिया इसकी तरफ फेंका, जिसे हैदर ने बड़ी ही महारत से थाम लिया था। दोनों के चेहरे इस वक्त खुश थे। इरज यार देखो ना ये क्या हुआ है मुझे। दिलावर ने शीशे के सामने से हटते इरज को पुकारा, जो मेज़ पर कुछ चीज़ें सेट कर रही थी। क्या हुआ है आपको? दिखाएं मुझे। इरज ना समझी के आलम में कहती इसके पास आती है। ये देखो मेरी मूँछों से तुम्हें कोई मसला तो नहीं होगा ना? आज रात बस यही पूछना था, दिलावर ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा। तो इरज की गाल शर्म से लाल हुए। किसने कहा आपसे कि मैं आपके साथ सोऊंगी? मुझे कोई पागल जानवर ने नहीं काटा कि आपके साथ सो जाऊँ। दिलावर ने पीछे होते इरज की तरफ रुख किया, क्योंकि वो अब शीशे में अपने अक्स से बातें कर रहे थे। जानम, मैंने तो सोने की बात की ही नहीं कि फिर तुमने क्यों कहा? वो मैं इरज नज़रें ज़मीन पर फेरती कहती है, क्योंकि वो आगे का अंदाज़ा लगाती कह चुकी थी। हाँ हाँ, तुम कहो तो एक शरीफ औरत, अगर हम कहें तो बेगैरत मर्द वाला जानम साईं वाह। दिलावर इरज की ठोड़ी को अपनी शहादत की उंगली से ऊपर करता कहता है अहम अहम, वैसे तुमने अच्छा नहीं किया था। दिलावर ने आधी बात की क्या? इरज ने पूछना चाहा। वही तुम्हारी वजह से दिलावर साईं ने पहली बार थप्पड़ खाया था, और तुम्हारा हक बनता था कि एक छोटी सी मरहम ही लगा देती, मगर नहीं। तुम तो खुश हुई थी ना इस वक्त। एक तो दिलावर का इसको पुराने अल्फाज याद दिलाना और ऊपर से थप्पड़, ये सभी इरज को शर्मिंदा कर गया। तभी वो बच्चों वाला चेहरा बनाती रोने लगी, क्योंकि इसको रोने का ढंग बिल्कुल भी नहीं था। ओहो देखो जानम, ऐसे नहीं करते, चुप बस चुप। दिलावर इसको अपने हिसार में लेता, चुप करवाता, इसकी कमर को सहलाना शुरू करता है। अच्छा आप चुप भी कर जाओ। क्यों? मुझे अम्मा साईं से एक और थप्पड़ खिलवाना चाहती उन्होंने? नहीं तो ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, इरज ने अटक अटक कर कहा। दिलावर अपने हिसार में और मजबूती लाता, इसके गिर्द बाजुओं को माइल करता अपने सीने में छुपा गया। रात के स्याह बादलों में वो दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। आप कहते क्यों नहीं अम्मा साईं से? अम्मा साईं से क्या आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? हुरिया ने आज स्याह रंग का जोड़ा पहना हुआ था, सिर्फ हाशिर की मर्ज़ी का, मगर वो इस लिबास में काफ़ी हद तक परी परी लगती थी। इसने आज स्याह कमीज़, शलवार, गोटे की कढ़ाई और नेट का दुपट्टा लिए नहायत हुस्न की परी लग रही थी। हाशिर भी स्याह रंग के जोड़े में ही था। दोनों को देखकर सिर्फ एक होने का सबूत मिलता था। हुरिया ने हाशिर की गोद में सर रख कर कहा। तो हाशिर ने चेहरा बादलों से हटाते शरारत से देखा। तुम क्या चाहती हो कि दिलावर भाई की तरह मुझे भी अम्मा साईं से थप्पड़ खाने को मिले? वो तो आप ही इरज से इश्क वाला इश्क करते हैं, और तुम तो मुझसे बस लड़ती ही रहती हो। अच्छा नहीं होगा कि मुझे तुमसे भी कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए। हाशिर की बात पर हुरिया चौंकी थी। क्या मतलब आपका? आप मेरे लिए बस अम्मा साईं से चंद थप्पड़ नहीं खा सकते? ठीक है, मैं भी जा रही हूँ, बैठे रहें यहीं पर। जालिम साईं। हुरिया की बातें सुनता वो मुस्कुरा रहा था, मगर अब तो हुरिया इसकी गोद से सर उठाती वहाँ से भागने लगती है। हुरिया अपने शानों से भागने की वजह से दुपट्टा नीचे फिसला चुकी थी।
तभी हाशिर इसका पल्लू पकड़ता पीछे से रोकता है और वक्त वहीं थम सा गया था। ख़त्म शुद वची लिसनर, नावल हुआ इख्तिताम पज़ीर। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि नावल आपको कैसा लगा, और इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।